तो टॉप 3 में मैंने पल्साटिला बताई आपको होम्योपैथिक लिटरेचर में। तो टॉप पहले नंबर पर जो टॉप 1 दवाई है मेरे एक्सपीरियंस से वो है नक्स वोमिका, और सेकंड है सीपिया, और थर्ड है पल्साटिला, और मेरी लिस्ट में सल्फ़र नंबर 10 पर है। अगर हम टॉप 10 दवाइयों की बात करें तो उसमें पल्साटिला का स्थान जो तीसरा आएगा, और बाकी दवाइयाँ बाद में आएगी। नक्स वोमिका प्रथम, और सीपिया सेकंड, और पल्साटिला थर्ड। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से हम लोग ने पल्साटिला को क्लिनिक पर किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है ये जानने का प्रयास करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है। अगर बीच में लिंक टूट जाए या जूम का समय समाप्त हो जाए तो दोबारा से प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक को ग्रुप में जो है, ताकि जो है एक समन्वयता बनी रहे हमारी। होम्योपैथी में हम लोग रोग का इलाज नहीं करते, रोगी का इलाज करते हैं। तो हमें सबसे पहले रोगी के बारे में जानना होता है। रोगी मीन्स एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व जिसको हमने ट्रीट करना है, ये आप लोग जानते हो। लेकिन हमने किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो रोगी है ये क्या है, इसकी शख्सियत क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, कौन सी चीज़ है जो इसको बाकी लोगों से विशेष बनाती है। डॉक्टर एस आर पाठक ने लिखा है कि जिस तरह से आप घर पे बैठे हो, जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, आप घर पे बैठे हो, बाहर अब वैसे तो कोई आता ही नहीं आजकल, चलो कोई भूला भटका आ जाता है और वो आके बेल बजाता है, जब आपका गेट, आपका द्वार थपथपाता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये माली आया है, यार ये काम वाली बाई आई है, यार ये दूध वाला आया है, ये कपड़े प्रेस करने वाला आया, यही आते हैं आजकल, तो और तो कोई आता नहीं। तो आपको पता चल जाता है कि कौन आया है मात्र द्वार के खटखटाने से ही। तो इसी तरह से आपके सामने जब भी कोई पर्सनैलिटी आके बात करेगी तो हमको, आपको, सब लोगों को एटलीस्ट 20 से लेकर 25 दवाइयाँ इतनी अच्छी तरह से पता हो कि हमारे पास जो व्यक्ति आता है हमें उसके कैरेक्टर से पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सी पर्सनैलिटी हमारे सामने आई है, इसको हमने कौन सी दवाई देनी है। तो डॉक्टर पाठक ने लिखा है जिस तरह से आप दरवाजे की खटखटाहट से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि कौन आया है, उसी तरह से मात्र 2-3 बातें या 5-10 मिनट, पेशेंट के साथ कितनी इंटरेक्शन रहती है हमारी, 5 मिनट, 10 मिनट, हार्डली 20 मिनट, और शायद कुछ लोग हैं जो घंटे घंटे की केस टेकिंग करते हैं, मुझे पता नहीं। मेरे साथ पेशेंट की इंटरेक्शन टेलीफोनिकली 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और इस 15-20 मिनट में ही परमात्मा ने हम लोगों को शफा दी है, हमें गुण दिया है कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर लें कि पर्सनैलिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंगली दवाई देनी चाहिए। और दुनिया में सिर्फ फॉर्चुनेटली आज के समय में एक होम्योपैथी ही है जो रोगी का इलाज करती है, जिसने आदमी को मशीन नहीं समझा और आदमी को आदमी समझा है, एक सोल के तल पर उसकी रिकॉग्नाइजेशन दी है और उसको इलाज किया है। और इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि होम्योपैथी से पहले इस तरह की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं थी। मैंने बहुत साल पहले चरक संहिता का अध्ययन किया था, तो चरक संहिता में हर चीज़ लिखी हुई है कि व्यक्ति का इलाज कैसे किया जाता है, व्यक्ति को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। वहाँ उन्होंने ना कैटेगरी बनाई हुई है, सर्प प्रकृति के लोग। अब सर्प प्रकृति के लोगों का क्या मतलब है? स्नेक्स, लेकेसिस, नाजा, सेंचुरीज, इलेप्स, क्रोटेलस ऑरिडस। देव प्रकृति के लोग, देवता, मेरे जैसे देव प्रकृति के लोग।
और पशु प्रकृति के लोग, पशु प्रकृति के लोग, वो सारे के सारे वहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन मैं कहीं पर उनकी दवाई ढूंढने में सफल नहीं हुआ वहाँ पर आयुर्वेद में, क्योंकि उनके पास लिटरेचर जो है वो लॉस हो गया। बहुत साल पहले जब आक्रमण हुआ भारत पर, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो काम महात्मा हेनेमन ने कर दिया। आज मुझे डॉक्टर हेनेमन कहते हुए मजा नहीं आता, महात्मा हेनेमन, क्योंकि हम लोगों ने ऋषियों से प्राप्त की है ये संपदा जो चिकित्सा की है, तो हमारे लिए डॉक्टर हेनेमन जो है एक ऋषि की तरह ही है। चलिए, मैं ज़्यादा फिलॉसफी की बात नहीं करता, 5 मिनट मैंने आपके वेस्ट कर दिए हैं। तो अब मैं पल्साटिला पर आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि पल्साटिला को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और इसमें क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सब्सटेंस से। जे आपको पता है कि मेरे मटीरिया मेडिका पढ़ाने का तरीका है कि दवाई किस चीज़ से बनती है, उसके क्या करैक्टर हैं, उसको भी हमने याद रखना है, तभी हम दवाई याद रखेंगे। पल्साटिला इज ए प्लांट, रेननकुलस फैमिली में है। पल्साटिला इज नॉट एन इंडियन प्लांट, अनफॉर्चुनेटली। इट ग्रोज इन द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरोप। अमेरिका में भी इसके कुछ स्पीशीज मिलते हैं, और हमारी एक रेमेडी है पल्साटिला न्यूटेलियाना, वो जो स्पीशीज है वो अमेरिकन स्पीशीज है, लेकिन जो ये सेंट्रल नॉर्दर्न यूरोप है इसमें पल्साटिला निग्रिकेंस मिलती है, और कनाडा में भी इसके प्लांट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सी शहर था, मिनीडोबा ऐसा करके कुछ नाम था, मैनीटोबा कनाडा में एक एरिया है, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े चारागाह हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड से खाली जगह है वहाँ, तो वहाँ ये प्लांट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कनाडा में, मैनीटोबा में। अब इसको बोलते हैं वाइंड फ्लावर। अच्छा, मेरी ना इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं विंड या वाइंड कुछ भी बोलूँ तो आप समझ लेना कि इसका मतलब विंड ही है। तो इसको विंड फ्लावर बोलते हैं। विंड फ्लावर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका संबंध हवा के साथ है, इसका संबंध हवा के साथ है। सलीशिया जब हमने पढ़ी थी, सलीशिया इज ए क्रॉनिक ऑफ पल्साटिला, और इन दोनों में कुछ समानताएं हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे के आगे पीछे दी जाती हैं। वो एक समानता ये है कि दोनों ही दवाइयाँ हवा के साथ संबंधित हैं, कुछ ना कुछ हवा के साथ लेना देना है दोनों दवाइयों का। सलीशिया गेहूं की डाली आपने देखी है, गेहूं कैसे सीधा खड़ा होता है जब गेहूं पक जाता है, और जब हवा आती है तो वो झुक जाता है और गेहूं बैठ जाता है तेज आंधी में, और जब हवा खत्म हो जाती है कुछ घंटों बाद ही वो दोबारा से फिर खड़ा हो जाता है, गेहूं की डाली जो खड़ी हो जाती है। तो वो जो गेहूं की डाली है वो सलीशिया जो उस डाली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसी की वजह से वो स्ट्रांगली खड़ी हो जाती है। सिमिलरली पल्साटिला का प्लांट भी गेहूं की डाली की तरह ही स्टेट प्लांट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पल्साटिला के जो स्टेम है उसमें इतनी रेजिलियंसी नहीं है, इतनी ज़्यादा कठोरता नहीं है कि वो दोबारा से खड़ा हो जाए। उसका काम यह है कि हवा इधर गई तो इधर गया, हवा इधर गई तो इधर गया, तो हवा के झोंके के साथ इसका जो फ्लावर है वो झूमता रहता है, इसीलिए इसको विंड फ्लावर के नाम से हम जानते हैं। तो इसी तरह से ही पल्साटिला का जो पर्सनैलिटी है वो भी हवा के झोंके के समान ही इधर उधर घूमती रहती है। जरा सी बात हुई इधर आ गई, जरा सी बात हुई इधर आ गई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ ए स्मॉल प्लांट, बहुत डेलिकेट प्लांट है। इसकी जो स्टेम है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, हवा से झुक जाती है और जैसे ही हवा जाती है फिर से दोबारा हवा के अनुसार ही खड़ी हो जाती है। तो फ्लेक्सिबल स्टेम है विच बेंड्स वन वे और अनदर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द एयर। एंड माय डियर फ्रेंड्स,
पल्साटिला चाहे माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग, आप सब लोग ये चीजें जानते हो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज स्वीट क्वालिटीज इट इज अ पॉइजनस प्लांट। पल्साटिला इज ए पॉइजनस प्लांट, और ये ऐसा प्लांट है जो ह्यूमन पॉपुलेशन, जो अर्बनाइजेशन है उसका इस प्लांट के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है। और आप जानकर ये थोड़े से दुखी हो गए, वैसे पता नहीं हो गए कि नहीं हो गए, मैं तो दुखी हुआ हूँ कि 49% इसकी पॉपुलेशन जो है पल्साटिला की वो कम हो गई है पिछले 5 सालों में। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत मात्रा में जो ह्यूमन अर्बनाइजेशन हो रही है, ये बलि का बकरा बन रहे हैं, तो उसी बलि के बकरे में ये जो पल्साटिला है ये भी शामिल है। मेरे पास लिस्ट है बहुत सारे प्लांट्स की जो ख़त्म हो रहे हैं दुनिया में। आने वाले समय में हमें शायद इन दवाइयों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े। तो 49% ये प्लांट कम हो गया है। और अब प्लांट के बाद हम चलते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स के ऊपर जो आप लोग जानते हो, और कुछ और जानने का हम प्रयास करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स फाउंड प्रिडोमिनेटली इन डेलिकेट, प्रेटी, फेयर कॉम्प्लेक्शन लेडीज। तो सबसे पहले पल्साटिला का एक कैरेक्टर है, ये जहाँ पर पैदा होती है प्लांट, वहाँ की जो सॉयल है वो बहुत ज़्यादा सैंडी सॉयल होती है, और उस सॉयल को पानी नहीं मिलता, ड्राई सैंडी सॉयल होती है जहाँ पे पल्साटिला पैदा होता है प्लांट। तो इसीलिए जो पल्साटिला की रोगिनी है, जो पल्साटिला का व्यक्तित्व है, उसके जो हेयर्स हैं वो डॉक्टर बांजा एक ऑथर हुए हैं बहुत मशहूर होम्योपैथी में कलकत्ता के, तो उन्होंने लिखा है कि पल्साटिला के जो हेयर्स होते हैं वो सैंडी हेयर्स होते हैं। सैंडी हेयर्स का मतलब होता है कि जब आप बालों को ऐसे हाथ लगाओगे ना, तो जैसे स्मूथ होते हैं बाल, जैसे रंजू के बाल बहुत स्मूथ हैं, है ना, तो ये पल्साटिला नहीं है। तो पल्साटिला के हेयर्स के बीच में जब आप हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे उसमें रेत के कण या जैसे उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हो, इस तरह के उसके हेयर्स आते हैं। और कंघी जब करते हैं तो कंघी के बीच में वो बाल जो हैं वो उसके फंस जाते हैं। देखिए, कैरेक्टर को मिलाना है, याद रखने का तरीका है। प्लांट पैदा होता है सैंडी सॉयल में, और सैंडी सॉयल को पता है कि वहाँ पानी सैंडी सॉयल में नहीं रुकता, दैट इज़ वाई कि पल्साटिला को प्यास भी नहीं लगती। और पल्साटिला को मैंने ये कहते हुए सुना है कि डॉक्टर साहब मुझे पानी पीने के लिए रिमाइंडर लगवाना पड़ता है, मैं याद रखती हूँ कि मैंने पानी पीना है, अदरवाइज़ मुझे प्यास नहीं लगती। क्योंकि जिस धरती पर ये प्लांट पैदा होता है इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत लंबे समय तक ड्राई ज़मीन में रहने के बावजूद भी यह प्लांट बिना पानी के सर्वाइव कर जाता है। ड्राइनेस तो रहती है, ज़मीन ड्राई होती है, लेकिन फिर भी पानी नहीं चाहिए। इसी तरह से ही पेशेंट का मुंह ड्राई रहता है, लिप्स ड्राई रहते हैं, लेकिन इसको प्यास नहीं रहती। पल्साटिला को प्यास कब लगती है? देयर इज ओनली वन सिचुएशन वेयर पल्साटिला इज थर्स्टी, एंड दैट सिचुएशन इज जब फीवर उतरता है। याद रखिए, पल्साटिला को जब फीवर उतरता है, बुखार में जब गर्मी लगती है तब भी प्यास नहीं, जब सर्दी लगती है तब भी प्यास नहीं, जब पेशेंट को बुखार उतरने लगता है, स्वेटिंग आके हट जाती है, पेशेंट कहता है कि अब मुझे थोड़ा पानी चाहिए। देयर इज ओनली वन कंडीशन वेयर पल्साटिला इज थर्स्टी, अदरवाइज पल्साटिला इज थर्स्टलेस इन इट्स एंटायर पैथोजेनेसिस। तो ये तो थी, हमने बात की कि इसका संबंध धरती से है, हवा से है। और अब इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं पता, अब हम वास्तव में पल्साटिला के भीतर एंटर कर रहे हैं, और मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, और मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी बातों से सहमत चाहे ना भी हो, लेकिन एक बार विचार अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तीसरा जो एलिमेंट है पल्साटिला का, हमने एयर,
और सॉइल की बात तो की है, लेकिन पानी की बात अभी थोड़ी अधूरी है। आप सबको पता है पल्साटिला की डिस्पोजिशन क्या होती है? रोना, इमोशंस। तो ये जो रोना है, वीपिंग है, इमोशंस हैं, ये सारे के सारे वाटर एलिमेंट के साथ संबंध रखते हैं। यहाँ तक तो आप मेरे साथ एग्री करोगे कि पल्साटिला का जो माइंड है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो वाटरी है। और पल्साटिला का एक खास लक्षण है कि पल्साटिला की लेडी में वाटर रिटेंशन बहुत जल्दी होती है। और इस तरह की लेडीज़ जिनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है और बहुत जल्दी कम हो जाता है, थोड़े से ही प्रयास मात्र से यह स्त्री अपना वज़न कम कर सकती है। और जब ये थोड़ा सा प्रयास वो छोड़ देती है, तब उसका वज़न दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो नोट कीजिए, जो लेडीज़ आके आपको बार बार ये बात बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न बहुत बढ़ जाता है, बहुत जल्दी वज़न बढ़ जाता है और बहुत जल्दी कम भी हो जाता है, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूं, थोड़ा सा परहेज करूं तो वज़न कम भी हो जाता है, दिस इज़ ड्यू टू द वाटर रिटेंशन। और वाटर का जो संबंध है वो सीधा चंद्रमा के साथ है, मून के साथ है। आपको पता है कि जो समुद्र का जहाज है जिसका वज़न हजारों टन होता है, उसका वज़न पूर्णमासी को, जब चंद्रमा पूरा होता है और जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता अमावस्या को, उस हजारों टन जो जहाज है, जो समुद्री जहाज है, उसका जो वज़न है उसमें फ़र्क आ जाता है। उसमें फ़र्क आ जाता है क्योंकि जो ग्रेविटेशन है पृथ्वी की, वो चंद्रमा के साथ थोड़ी सी इफेक्ट होती है। तो ज्वार भाटा जब चंद्रमा पूरा होता है तो समुद्र में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। और चंद्रमा जो है ये ह्यूमन माइंड का सिग्निफिकेटर है। आपको पता है जितने भी पागल खाने हैं, जाइलम्स जिनको बोलते हैं, वहाँ पर जो एग्रावेशंस माइंड के लक्षणों की होती है वो हमेशा फुल मून की साइड पर होती है, ये आप लोग जानते हो। तो कहीं ना कहीं पल्साटिला का संबंध चंद्रमा के साथ रहता है। इसका जो मैंने स्टडी की है वो भारतीय विज्ञान जो जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मैंने जो स्टडी की है उसकी मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। ओनली मून इज द प्लैनेट विच इज नॉट स्टेबल। यू नो, मून इज नॉट स्टेबल, नेवर स्टेबल। मून रोज बदलता है, रोज बदलता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं कि मून एक जैसा रहे, आज जो है कल उससे बदल जाएगा। पल्साटिला का मूड रोज बदलता है, कोई दिन ऐसा नहीं जब उसका मूड सेम रहेगा। तो मून के साथ सबसे पहली जो इसकी रिजेंबलेंस है, पहली है वाटर एलिमेंट, वाटर रिटेंशन, जल्दी मोटा हो जाना और जल्दी ही पतला हो जाना। याद रखें ये लक्षण कैल्केरिया कार्ब में भी पाया जाता है। कैल्केरिया कार्ब की स्त्री भी बहुत जल्दी मोटी हो जाती है और बहुत जल्दी पतली होने की क्षमता रखती है। ऑफ कोर्स इतनी जल्दी नहीं जितनी पल्साटिला, फिर भी। लेकिन जो कैल्केरिया कार्ब का मोटापा है और जो पल्साटिला का मोटापा है उसमें फ़र्क ये है कि पल्साटिला जब मोटी भी हो जाएगी तो वो अपनी सुंदरता को खोएगी नहीं। पल्साटिला जब मोटी भी हो जाएगी तो वो मोटी भी सुंदर दिखाई देगी, मेरी नज़रों से नहीं, सभी की नज़रों से। लेकिन कैल्केरिया कार्ब जब मोटी होगी तो वो अपनी सुंदरता को खो बैठेगी।
वो अपनी सुंदरता को खो बैठेगी, वो मोटी नहीं होगी, वो थुलथुली हो जाएगी, वो हथिनी हो जाएगी, हाथी जिसको बोलते हैं, बुलडोज़र जिसको बोलते हैं। आप बोल मत देना पेशेंट को, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर सुभाष जी, आपके मैडम जी सो गए, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। चलो, मेरे लेक्चर बहुत लोग सुनते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। परमात्मा मेरे से जो बुलवाता है वो बहुत लोग सुनते हैं। ग्रेफाइटस भी बहुत जल्दी मोटी होती है, कल्केरिया कारप भी बहुत जल्दी मोटी होती है, और पल्साटिला भी बहुत जल्दी मोटी होती है। फ़र्क ये है कि पल्साटिला जब मोटी होती है तो अपनी सुंदरता को मेंटेन करती है, तब भी कल्केरिया कारप सुंदरता को मेंटेन नहीं कर पाती। ग्रेफाइटस जब मोटी होती है तो उसके साथ उसके पीरियड्स यूजुअली बंद हो जाते हैं। तो तीनों को हम इजीली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैं बीच बीच में ना आपको टिप्स और कंपैरिजन भी देता रहूँगा। तो हम लोग चंद्रमा पे दोबारा आते हैं। आप इसको, जो मैं बता रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, क्योंकि एक बार मेरा लेक्चर सुनने से चीज़ें याद नहीं रहेंगी। अभी आप समझ जाओगे, कल को भूल जाओगे। इसको 3 बार सुनना, ठीक है। फर्स्ट रिसेम्बलेंस हो गई चंद्रमा की वाटर के साथ, दूसरी रिसेम्बलेंस हो गई चेंजेबिलिटी के साथ, और तीसरी रिसेम्बलेंस है मून इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो लोग इमोशनल होते हैं उनका मून कहीं ना कहीं पर उन्हें प्रभावित करता है। तो चंद्रमा की तरह पल्साटिला भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो अब इसको होम्योपैथी में मैंने आपको क्यों बताया, इसका डॉक्टर साहब क्या क्या रीज़न है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अरे यार, हमने तो दवाई देनी है, इसमें चंद्रमा कहाँ से आ गया? आगे बताता हूँ इसकी क्या रोल है और हमें कहाँ फ़ायदा होने वाला है। तो अब हम आगे चलते हैं। पल्साटिला की जो चेंजेबिलिटी के बारे में मैंने बात किया कि उसका जो डिसीज़न है वो भी बदलता रहता है, वो अभी कुछ है अभी कुछ है। पल्साटिला के लिए सबसे सही पर्सन पता कौन है? पल्साटिला के लिए सबसे सही पर्सन कौन है? किसका ओपिनियन उसको सबसे सही लगता है? सुनिए, पल्साटिला को उसका ही ओपिनियन सबसे सही लगता है जिसको वो लास्ट में मिली है। अभी लास्ट में डॉक्टर सुभाष जी से मिली तो सुभाष जी ने उनको बोल दिया कि कोरोना में ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर सुभाष जी का ओपिनियन उसके लिए बेस्ट ओपिनियन है। लेकिन अब वो घर जा रही है, रास्ते में डॉक्टर बीना गुप्ता का क्लिनिक है, क्योंकि वो जगह जगह से इमोशनल सपोर्ट तो ढूंढती है। तो वो डॉक्टर बीना के पास गई और बोली कि डॉक्टर साहब आप भी मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर सुभाष जी ने तो ऐसे ही बोल दिया, उनको क्या पता है। तो मैं बताती हूँ तो अब झगड़ा करवाते हैं आपका तो जिसको पल्साटिला लास्ट में मिली है, पल्साटिला के लिए वही ठीक है। जिसको वो पहले मिली है वो उसके लिए गलत हो जाता है पल्साटिला के लिए। तो ये भी एक पार्ट ऑफ चेंजेबिलिटी है, ये भी एक पार्ट ऑफ। देखिए, मैं आपको ना क्लूज देता हूँ, चीज़ वही है, लेकिन आप एक ही पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से पकड़ सकते हो। बस यही सीखना है। मेरी क्लास का पर्पज़ यही है कि मैं आपको अलग अलग सिचुएशन में ही एक पेशेंट को, उसकी पर्सनैलिटी को पकड़ने का तरीका बताता हूँ। मतलब एक तो पकड़ने का ये तरीका हो गया कि उसके लिए वही ठीक है जो उसको लास्ट में मिला, जो बाद में उसको बोला जाता है वो वही बात करता है। मेरा बेटा जब छोटा था ना, तो उसको जब उसकी मम्मा बोलती थी ना दूध पीना है कि चाय पीनी है, तो वो बोलता था चाय पीनी है, क्योंकि चाय बाद में बोली जाती थी। और अगर ये उल्टा बोल देती थी चाय पीना है कि दूध पीना है, तो वो बोलता था दूध पीना है। तो जो चीज़ बाद में होती है, पल्साटिला उसी को ही पकड़ता है या उसी को ही पकड़ती है। तो अब तक हमने जाना कि पल्साटिला जो है इसका मून से संबंध क्या है और इसका वाटर के साथ क्या संबंध है। ये मोटी जल्दी होती है तो कैसे होती है, पतली होती है तो इसका कल्केरिया कारप और ग्रेफाइट के साथ क्या संबंध है, और पल्साटिला की जो चेंजेबिलिटी है हमने अब इसको शुरू किया है।
Like flower swaying in wind, pulsatilla symptoms are characteristically changeful. और पल्साटिला आपको पता है रूमेटिज्म के लिए ए ग्रेड की रेमेडी है, लेकिन पल्साटिला का रूमेटिज्म ऐसा रूमेटिज्म नहीं होता कि वो लगातार आके आपको एक ही जगह पे हाथ रख के बोले कि मुझे यहाँ पर पेन है। पल्साटिला एक ही पेन के लिए आपके पास बार बार नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है उस पार्ट पर दोबारा आ जाए, लेकिन उसकी पेन जो है वो हमेशा उसके माइंड की तरह चेंजेबल रहती है। पेन वांडर शिफ्ट रैपिडली। मैं ना ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पल्साटिला किस तरह के रूमेटिज्म में इस्तेमाल होती है। नोट कीजिए, पल्साटिला जो है ये कभी भी उस तरह के रूमेटिज्म में इस्तेमाल नहीं होती। म्यूट करो भी सभी को। मैं तो नहीं हो गया? नहीं। पल्साटिला कभी भी उस तरह के रूमेटिज्म में इस्तेमाल नहीं होती जहां पर इन्फ्लामेशन रहती हो। सेल्डम, रेयरली द रूमेटिज्म कॉलिंग फॉर पल्साटिला इज सेल्डम ऑफ ए हाईली इन्फ्लामेटरी करेक्टर। सेल्डम हो सकता है लेकिन रेयर है। द जॉइंट में बी swollen with sharp stitching tearing pains, but like all the pains of the remedy, they are erratic and not to be dependent upon to continue in any one particular place. ये एक जगह से दूसरी जगह पर इसने शिफ्ट होना ही होना है दर्द ने, और इन्फ्लामेशन नहीं रहती, बोन्स इफेक्ट नहीं होती, जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं या मसल इफेक्ट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देयर आर 3 रेमेडीज जिसमें यह सिम्टम पाया जाता है कि दर्द एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती। देयर आर सो मैनी, लेकिन मैं आपको 3 दवाइयों को डिफरेंशिएट भी करना बताता हूं। हम साथ साथ पैथोलॉजी भी करेंगे पल्साटिला के साथ साथ। काली बाइक, लैक कैन, पल्साटिला और ऑफ कोर्स ट्यूबरकुलिनम। काली बाइक में भी दर्दें चेंज होती रहती हैं, जगह बदलती है, लेकिन काली बाइक में क्या होता है, जब भी जगह बदलती है पेन, उसकी जो लोकेशन है ना पेन की, वो एक छोटे से एरिया में रहती है। काली बाइक में लोकेशन छोटे से एरिया में रहती है। पल्साटिला में बहुत बड़ा पार्ट इन्वॉल्व होता है। पल्साटिला की पेन कभी शार्प नहीं होगी कि इस पॉइंट पे है, बहुत बड़ा ज्वाइंट है तो पूरा ज्वाइंट इफेक्ट होगा, मसल है कि पूरा मसल इफेक्ट होगा। लैक कैन में भी दर्दें शिफ्ट होती रहती हैं। याद रखिए, लैक कैन इज आल्सो ए रेमेडी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मून। देर आर 4 रेमेडीज जो मून पर डिपेंडेंट है। एक तो पल्साटिला है, एक सालिशिया है, एक एंटिम क्रूड है, और एक है अभी मैं बात कर रहा था लैक कैन, तो बात करेंगे आगे। तो लैक कैन में भी दर्दें जो हैं वो जगह बदलती रहती है, लेकिन लैक कैन में जब जगह बदलती है ना, वो तो दो जगह बदलती है। मतलब ए से बी पॉइंट पर, बी से फिर ए पर, ए से फिर बी पर, बी से फिर ए पर। कैसे नहीं हो रहा? न्यू मीटिंग पे आएगा? नहीं, उत्थों ज्वाइन करो ना, ग्रुप च जाके। इसको साइलेंट पर, इसको नहीं करना। स्टार्ट करेंगे तो सारे हम करती हूँ। मैं नहीं ऐड कर पा रही हूँ। सब एडमिट कर रही हूँ मैं तो इधर से। हो गया एडमिट ऑल कर दिया हुआ। ਜੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। आगे सब लोग रुक जाओ। 46 में आ गए।
46 मेंबर हैं आज। 52 थे ना जिन्होंने करा था ज्वाइन, अभी रुक जाओ 47 हो गए हैं, आने दो बाकी को। चलो म्यूट कर दो सारे लोग। आप अपने आप को कर लो अनम्यूट। तो हम लोग पल्सा टीला की बात कर रहे थे, बीच में क्लास बंद हो गई थी, दोबारा से शुरू करते हैं। आर यू पीपल विद मी? योर माइक्रोफोन इज म्यूट। सबके बंद। ओके ओके चलो। तो मेरे को यार कोई दिखाई नहीं दे रहा तो मज़ा या नहीं आता। हाँ अब ठीक है, अब दिखाई देने लगे। मेरे को फिर अकेलापन लगता है पल्सा टीला की तरह ना। तो हम लोग बात कर रहे थे पेन्स की। तो कालीबाइक, पल्सा टीला, लैक कैन, ट्यूबरकुलिनम, मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस किया है। तो अब पल्सा टीला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ क्योंकि वो आपको पता है, फिर थोड़ी सी वो बात करूँ जो बात इम्पॉर्टेंट है। पल्सा टीला में सिम्टम्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, ये आप समझ गए हो, ये करवाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को लगता है। हाँ, बहुत लोगों को ये भ्रम है कि पल्सा टीला जो है वो चिली है कि हॉट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर पल्सा टीला चिली है कि हॉट है। तो बेसिकली पल्सा टीला इज़ ए चिली। पल्सा टीला को ठंड बहुत लगती है, वाइटल हीट इसमें कम रहती है, लेकिन ठंड लगने के बावजूद भी इसको ओपन एयर की इच्छा रहती है। चिली बट लॉन्ग्स फॉर ओपन एयर। हीट ऑफ वार्म रूम इसको एग्रावेट करती है, वार्म वेदर भी इसको एग्रावेट करता है रादर। और पल्सा टीला का ना एक सिम्टम है वार्मथ एमिलियोरेट। तो वार्मथ जो है ये हीट नहीं है, जस्ट हल्का सा वार्मथ एमिलियोरेट करता है। ये इमोशनली भी एमिलियोरेट करता है और फिजिकली भी एमिलियोरेट करता है। शी रिक्वायर्स फ्रेश एयर टू प्रिजर्व हर स्ट्रेंथ एंड वेल बींग, एंड एट द सेम टाइम ये चिली है, नीड्स मच कवरिंग टू कीप वार्म। कवरिंग भी इसको चाहिए। अब हम पल्सा टीला की पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको पकड़ना है। जिस तरह से डॉक्टर बोगर ने किसी भी दवाई की पर्सनैलिटी को 1-2 अक्षरों में ही निपटा दिया है, आपको पता है डॉक्टर बोगर ने 1-2 अक्षरों में ही सारी पर्सनैलिटी को निपटा दिया है। लेकिन समझने की बात है, जैसे नेट्रोम्यूर है, तो नेट्रोम्यूर को उन्होंने लिखा है थिन, थर्स्टी एंड पुअरली नरिश्ड। थिन, थर्स्टी एंड पुअरली नरिश्ड। लो, नेट्रोम्यूर खत्म हो गई। इसी तरह से अगर पल्सा टीला को हमने देखना हो, स्वीट, अफेक्शनेट एंड डिपेंडेंट, 3 अक्षर याद रखिए, स्वीट, अफेक्शनेट एंड डिपेंडेंट। अगर आपने ये 3 चीज़ों को समझ लिया तो भीड़ में, बाजार में, क्लिनिक में, कहीं भी दुनिया में आप पल्सा टीला को देखोगे, 1-2 बातें करोगे तो आप इसको पहचान लोगे कि ही और शी इज़ पल्सा टीला। तो अब हम तीनों को अलग अलग स्टडी करने का प्रयास करते हैं, स्वीट, अफेक्शनेट और डिपेंडेंट। और सबसे पहले हम स्वीट के बारे में बात करते हैं कि स्वीटनेस का क्या मतलब है पल्सा टीला का। स्वीटनेस इसके कैरेक्टर में है। पल्सा टीला कभी भी एग्रेसिव नहीं होती और इसकी जो स्वीटनेस है वो ऐसी स्वीटनेस है जो फुल ऑफ इमोशंस है, और दोनों तरह की इमोशंस में ये स्वीट है। पल्सा टीला का रोना भी स्वीट है और पल्सा टीला का हंसना भी स्वीट है। रोना कैसे स्वीट है? रोना ऐसे स्वीट है कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने रोता है तो आपके मन में उसके प्रति क्या फीलिंग आती है,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक माँ है, उसके सामने बच्चा अक्सर रोता है ना माँ के सामने, तो मैंने बहुत बार सुना है माँ के मुंह से कि डॉक्टर साहब जब ये रोता है तो मेरा दिल करता है इसको उठा के बाहर फेंकूं। ये पल्साटीला नहीं है। जब सीना का बच्चा रोता है ना, सीना का, तो माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली पर्सनैलिटी दुनिया में कोई नहीं है। पल्साटीला इज़ ए मदर, यूनिवर्सल मदर, मैं बताता हूँ। लेकिन अगर माँ ही ऐसा बोले कि मेरा दिल करता है कि इस साले को थप्पड़ लगाऊं और उठा के बाहर मार दूं, तो वो रोना पल्साटीला वाला वो रोना नहीं होता है। पल्साटीला का रोना स्वीट होता है। उसके रोने को देखकर आपके मन में उसको प्लीज़ करने की, उसकी हेल्प करने की, उसको सपोर्ट करने की एक इच्छा जागृत हो जाती है। देखिए, कोई भी पर्सनैलिटी है इस दुनिया में, परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक ऑरा दिया है। ऑरा समझते हो? ऑरा होती है वाइब्स। मेरी एक पर्टिकुलर वाइब्स हैं, रंजू की एक पर्टिकुलर वाइब्स हैं, और आपकी डॉक्टर गोविंद ठाकुर जी हैं, सुभाष जी हैं, डॉक्टर बीना हैं, डॉक्टर सुनीता हाल्डर हैं। बहुत अच्छी वाइब्स हैं डॉक्टर सुनीता आपकी। तो हर व्यक्ति की एक पर्टिकुलर वाइब्स हैं, और वो वाइब्स दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्तित्व को इफ़ेक्ट करती हैं। ये मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया है। तो जो आपकी वाइब्स हैं, जो आपकी ऑरा है, वो एक पर्टिकुलर ऑरे की तलाश में रहता है जो उसको सूद करता है। मेरी बात ना, अब ये ज़रा सीधे होकर बैठिए, सब लोग अपनी कमर सीधे कर लीजिए। मैं एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो ऑरा है इसका क्या सिग्निफिकेंट है। जो भी व्यक्ति का ऑरा होता है वो अपनी पसंद के लोगों को ढूंढने का प्रयास करता है। हर सोल जो है वो अधूरी है, और हर सोल किसी न किसी की तलाश में रहती है। तो पल्साटीला किसकी तलाश में है और बाकी दवाइयाँ किसकी तलाश में हैं? प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। Just as flowers grow in clusters, so must the human pulsatilla have people around her. किस तरह के पीपल चाहिए पल्साटीला को? पहले हम बात करते हैं फास्फोरस को किस तरह के लोग चाहिए। मेरा ऑरा मान लीजिए फास्फोरस का ऑरा है। मुझे क्या चाहिए? मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ इस दुनिया में? मुझे क्या अच्छा लगता है? फास्फोरस को चाहिए ऑडियंस, उसे सुनने वाला, उसे स्टिमुलेट करने वाला। स्टिमुलेट करे, अरे वाह मज़ा आ गया यार, कमाल कर दी तुमने। तो फास्फोरस को हमेशा ऑडियंस चाहिए। ये एक पकड़ने का तरीका है पर्सनैलिटी को। आप पूछो कैसे अच्छा करते हो, कैसे अच्छा फील होता है, कैसे लोग आपको अच्छे लगते हैं, पेशेंट खुद ही बताते हैं। तो फास्फोरस को चाहिए ऑडियंस, स्टिमुलस। लाइकोपोडियम को क्या चाहिए? लाइकोपोडियम को चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसको वो इम्प्रेस करे, उसके ऊपर डोमिनेट करे, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक। सल्फर और लाइको दोनों को एक ही चाहिए चीज़, दोनों को इम्प्रेस करने वाला चाहिए, जिसके ऊपर वो अपनी फिलॉसफी, मैं क्या जानता हूँ। आपने कभी देखा कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जिसको कुछ नॉलेज होती है, आप उसको जरा सी छेड़ो से ही, आप जरा सा छेड़ो से ही, यार आप तो बहुत कुछ जानते हो, तो वो व्यक्ति फिर आपको छोड़ने वाला नहीं है, फिर वो आपको सभी कुछ पूरा बता के ही जाएगा। तो सल्फर को और लाइकोपोडियम को चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसा ऑरा चाहिए जो उससे इम्प्रेस हो जाए। नेट्रम्यूर को क्या चाहिए? नेट्रम्यूर को चाहिए कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसी सोल जिसकी वो हेल्प कर सके, जिसकी वो सपोर्ट कर सके, जिसके वो साथ खड़ा हो सके। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दुनिया में अगर कोई बुरे वक्त पर काम आने वाली पर्सनैलिटी है तो वो कौन है डॉक्टर सुनीता?
डॉक्टर सुनीता, आपकी आवाज़ मेल के जैसे हो गई। आपकी आवाज़ बिल्कुल मेल के जैसे सुनाई थी मेरे को, जैसे कोई बंदा बोलता है ना आदमी, ऐसी आवाज़ आई आपकी। बहुत बढ़िया। कोई और बोला था? ओके ओके डॉक्टर साहब, ओके ओके। तो अगर कोई फेथफुल है तो वो नेट्रोम्यूर है। तो नेट्रोम्यूर को क्या चाहिए? नेट्रोम्यूर को चाहिए कि ऐसी सोल की तलाश जिसकी वो हेल्प कर सके, जिसके साथ वो खड़ा हो सके। आर्सेनिक एल्बम को क्या चाहिए? आर्सेनिक एल्बम को ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर वो अपनी डायरेक्शंस दे सके, जिसको वो कह सके ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, अपना रोब झाड़ सके। और एनाकार्डियम को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको वो पीट सके, उसे मार सके। ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पल्साटिला को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके कंधे पे जिसके कंधे पे सिर रख के और मैं सुकून की नींद सो सकूं, जिसके ऊपर मैं अपना सारा डाल सकूं, अपनी हर चीज़, जिसको मैं समर्पण कर सकूं अपना, जिसके कंधे पर मैं समर्पित हो जाऊं। ऐसी आत्मा, ऐसी सोल की मुझे तलाश है, तो मैं पल्साटिला हूँ। ये पॉइंट में आपको कोई नहीं बताएगा भैया। मटीरिया मेडिका तो आपने बहुत पढ़ा होगा। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप लोगों ने कैसे, कौन सी दवाई को कौन सी चीज़ पसंद है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पल्साटिला चाहे किसी के कंधे की मोहताज रहती है या रहता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ही इज़ नॉट वीक पर्सनैलिटी, he or she is not weak but still requires support। ध्यान से सुनिए, पल्साटिला का प्लांट जो है वो हवा के साथ इधर झुक जाता है, हवा के साथ इधर झुक जाता है, लेकिन उसकी जड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि दुनिया की कोई भी हवा, कोई तूफान उस जड़ को उखाड़ फेंकने में समर्थ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड्स, पल्साटिला इज नॉट वीक, not weak, still requires support, still requires another shoulder। ये उसकी फितरत है, उसकी आत्मा की एक प्यास है। परमात्मा ने उसका ऑरा ही ऐसा बनाया है, उसका डीएनए ही ऐसा बनाया है कि उसको ज़रूरत रहती है हमेशा कि उसे किसी ना किसी के शोल्डर्स के ऊपर अपना सिर रखना ही पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही ऐसा होता है, मेल में भी, आदमी में भी ऐसा होता है। और अक्सर कई बार कोई मेल जो किसी के प्रेम में है और उसको प्रेमिका छोड़ गई, और जो मेल है वो अगर पल्साटिला है, तो वो उस प्रेमिका के छोड़ जाने के बाद ज़्यादा रोएगा धोएगा नहीं, वो नई प्रेमिका शीघ्र ही तलाश कर लेगा। फिर से सुनिए, ए लेडी falls in love with a man and a lady or a girl is pulsatilla in personality, और उसको प्यार में धोखा मिल गया। अब ये लेडी बिना रोए धोए, बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएगी। और लिखा है कि 1 साल में 3 या 4 अफेयर्स भी हो सकते हैं अगर टूटते रहें। लेकिन अगर नेट्रोम्यूर होती, नेट्रोम्यूर अब तो जल्दी अफेयर में पड़ेगी नहीं, उसका इवोल्यूशन लेवल पल्साटिला से बहुत बड़ा है, अव्वल तो वो अफेयर में पड़ेगी नहीं। वंस परमात्मा ना करे वो अफेयर में पड़ गई, और उसके लिए फिर ये नहीं होता कि सामने वाला कौन है, मेरे काबिल है या मेरे काबिल नहीं है। मैं एक ऑफिसर की बेटी हूँ और सामने वाला एक दुकानदार है, अरे लिखा है रिक्शा वाला है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करेगा। मेरे पास एक पेशेंट है, पोस्ट ऑफिस में ऑफिसर है, यंग लेडी पोस्ट ऑफिस में ऑफिसर है,
और डिवोर्स ही है। बहुत बार मैंने उसको नेट्रम्यूर से ठीक किया है। अब मुझे पता चला कि उसने डाकिये से शादी कर ली है, पोस्टमैन से। और मैंने उसकी डीपी देखी पोस्टमैन की, काला कलूटा, और मतलब कोई मेरे दिमाग में अब समझ लग गई बात की यार मेरी दवाई ठीक थी, नेट्रम्यूर इसको ठीक किया। तो नेट्रम्यूर या तो फेर में पड़ेगी नहीं, अगर पड़ गई तो फिर उसके लिए दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको पीछे, और अगर उसका प्रेमी उसको छोड़ गया तो ऑलवेज ब्रूडिंग, वो उसको छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन पल्साटिला 1 मिनट नहीं लगाएगी। दूसरा छोड़ गया, तीसरा, जब तक कि उसे संभालने वाला या संभालने वाली ना मिल जाए तब तक उसका रिलेशनशिप पक्का नहीं रहता। याद रखिए, पल्साटिला लेडी की इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं होती। उसकी इच्छा सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों तक ही सीमित होती है। उसके परिवार में उसे सपोर्ट मिलती रहे, उसका हस्बैंड उसे सपोर्ट करता रहे, तो वो बहुत आइडियल रिलेशनशिप में रहती है। उसे कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं रहती। तो ये पल्साटिला की एक मैंने पर्सनैलिटी का आपको शेड बताया है, स्वीटनेस का। स्वीटनेस, एफेक्शनेट और डिपेंडेंस। वास्तव में मैं ना पहले 2 खा गया, तीसरे आपको पहले करवा दिया। डिपेंडेंस मैंने आपको पहले करवा दिया। तो कहते हैं ना, जो बात पल्साटिला शुरू में चेंजेबिलिटी हो जाती है। चलो, आपको समझ लग गई यहाँ तक बात? कोई गलत तो नहीं ना किया मैंने? तो मैं स्वीटनेस पे दोबारा आता हूँ फिर, है स्वीटनेस में दोबारा आता हूँ, डिपेंडेंस पे भी दोबारा आऊँगा। शी पोजेसेस स्ट्रॉन्ग पीस मेकिंग इंस्टिंक्ट्स। बेसिक इंस्टिंक्ट इज पीस। सिंस चाइल्डहुड शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा अच्छा होता है। कैसा बिहेवियर होता है अब मैं आपको स्वीटनेस में ही बता देता हूँ। एक परिवार में 4 बच्चे हैं, हो सकता है कोई पल्साटिला हो सकता है कोई सलीशिया हो सकता है कोई लाइकोपोडियम हो सकता है कोई फास्फोरस भी हो। तो वहाँ आज किसी का बर्थडे है, तो केक मंगवाया गया और बच्चों के लिए केक बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काटा गया, लेकिन एक पीस छोटा रह गया केक का। अब जो छोटा पीस है, इसको पल्साटिला लेने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाएगी। हालांकि आपको पता है कि केक उसको बहुत पसंद है, पल्साटिला को उसकी फेवरेट चीज़ है। ये नहीं है कि उसकी फेवरेट नहीं है इसलिए। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उस कम मिलने की वजह से दूसरे लोग उससे खुश होते हैं। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जब उसे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन उस कम मिलने की वजह से दूसरे रिलेशंस उसके जो है वो खुश हो जाते हैं, उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं, तो पल्साटिला उस कम को स्वीकार कर लेती है। एक पल्साटिला लेडी, उसके घर में बंटवारा हो रहा है जायदाद का, और उसके जो भाई हैं, जो भाई बहन बाकी हैं, उसको थोड़ा कम दे रहे हैं, वो उसको स्वीकार कर लेगी। लेकिन वो अपने भाई के साथ, अपनी सिस्टर के साथ कभी भी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई से तो मैंने सारी उम्र लेना है, तो मुझे जो भी है वो स्वीकार है, चाहे ये भी ना मिले, लेकिन मुझे भाई चाहिए। सो स्वीट, इतनी स्वीट कि उसे रिलेशनशिप में कभी भी खराबी करने की कोई वो सोच भी नहीं सकती। देखो, परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है पल्साटिला को कि वो रिलेशन को ख़राब कर ही नहीं सकती। अभी लाइकोपोडियम होती इसकी जगह पे, जायदाद कम मिल रही है तो वो जायदाद कम ले लेती, लेकिन उसकी जगह पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ अवश्य मांग लेती कि उसका भर्ता पूरा हो जाता। लेकिन पल्साटिला नेवर डिड लाइक दैट। तो बचपन से ही उसको ये चीज़ वो सीख जाती है कि हमेशा जो मक्खियाँ हैं वो शहद की तरफ ही आती हैं। मक्खियाँ कभी विनेगर के ऊपर, सिरके के ऊपर
नहीं जाती, वो शहद के ऊपर ही आती हैं। देयर आर ओनली 2 रेमेडीज इन अवर मटेरिया मेडिका, जिनको ये बात बचपन से समझ लग जाती है कि मक्खियाँ गुड़ के ऊपर आती हैं, मक्खियाँ चीनी के ऊपर आती हैं, मक्खियाँ शहद के ऊपर आती हैं, विनेगर के ऊपर नहीं आती। बता सकते हो? एक तो पल्साटिला है, दूसरी दवाई कौन सी है? एनीबॉडी? यस, डॉक्टर संगीता ने जवाब दिया है, लाइकोपोडियम एंड पल्साटिला इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू डॉक्टर संगीता, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इसको याद रखा। लाइकोपोडियम भी सीख जाता है कि मक्खियाँ जो है वो मीठे के ऊपर आती हैं, लेकिन लाइकोपोडियम जो मीठा बनता है वो चालाकी से बनता है, वो अपने प्रिंसिपल्स को कन्वर्ट करता है मिठास में, अपने प्रिंसिपल्स को। लेकिन पल्साटिला अपनी इमोशंस को कन्वर्ट करती है मिठास में। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइको एंड पल्स। वो इमोशंस को स्वीट बनाती है और वो अपने प्रिंसिपल को दूसरों को दिखाता है कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ भैया, जैसे आप कहते हो मैं भी ऐसा ही हूँ, ताकि आप मेरे साथ, जैसा मैं कहता हूँ आप मेरे साथ चलो, मैं भी ऐसा ही हूँ। अरे यार, मैं भी यार ओशो का फॉलोअर हूँ। लाइकोपोडियम होता है ना पेशेंट, जो जिस धर्म से आप डील करते हो, मान लीजिए मैं ओशो का फॉलोअर हूँ, तो अगर लाइकोपोडियम आएगा, मेरे से कोई काम होगा ना उसको, तो मेरे को, डॉक्टर साहब आप जाते हो वहाँ आश्रम पुणे जाते हो? डॉक्टर साहब मैं भी जाता हूँ, मैं भी ओशो का फॉलोअर हूँ यार, चलो हम दोनों अब भाई हो गए। तो ये लाइकोपोडियम। लेकिन पल्स क्या करेगी? डॉक्टर साहब आप ओशो के फॉलोअर हो? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा। तो उसकी इमोशंस बोलेंगी, उसके प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। तो बच्चे के तौर पर ही पल्साटिला सीख जाती है कि मक्खियाँ हमेशा मीठे के ऊपर आती हैं, तो वो मीठा बन जाती है और सभी को मक्खियाँ बनाती हैं। याद रखिए, पल्साटिला एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपनी मिठास की वजह से दूसरे लोगों से ऐसे काम करवाने में सक्षम होती है जो काम आप बड़ी बड़ी रिश्वत देकर, बड़े बड़े आप सिफारिश लगवाकर काम नहीं करवा सकते। पल्साटिला की लेडी वो काम अपनी एक स्वीट इमोशन से करवाने में सक्षम होती है। अरे आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मोढे पर, आपके शोल्डर पर बंदूक रख के चलाई गई, आपको पता भी नहीं चलता, और वो आपका यूज कर लेती है। इसीलिए पल्साटिला को सेल्फिश रूब्रिक के अंतर्गत रखा गया है। इसकी सेल्फिश एक ऐसी तरह की सेल्फिश है कि वो, आपने उसका जरा सा काम किया, डॉक्टर गोविंद जी आपके पास कोई पल्साटिला आई, आपने जरा सा काम किया, वो आपको 10 बार फोन करेगी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ज़िंदगी में मेरी इतनी हेल्प की, आई विल नेवर फॉरगेट डॉक्टर साहब, आपको मैं कभी ज़िंदगी में भूल ही नहीं पाऊंगी। अरे यार, काम आपने क्या किया उसके बदले में? लेकिन हुआ क्या? अब देखिए हुआ क्या। आपने एक छोटा सा काम किया और आपको इतना धन्यवाद दिया, उसने इतना धन्यवाद दिया, लेकिन अब दूसरी बार जब आपको वो काम बोलने वाली है ना, तो भैया डॉक्टर गोविंद जी आप सोचोगे भी नहीं कि मैं इसका काम ना करूँगा, आप बोलोगे यार तू बता, मैं तेरे साथ हूँ। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ स्वीट। ऐसी कंडीशन में आप मक्खी बन गए और वो गुड़ बन गई। गुस्सा मत करना डॉक्टर साहब, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बड़े हो, लेकिन मेरा थोड़ा समझाने का तरीका कई बार रूड हो जाता है। तो पसंद, अब मैं कहाँ था? स्वीटनेस पर था। स्वीटनेस एंड डिजायर टू प्लीज अदर्स हैज हर ओन इंस्टिंक्ट, इट इज जस्ट दैट शी रियलाइजेज अर्ली इन द लाइफ दैट स्वीट कैचेस मोर फ्लाइज देन विनेगर। दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। हाउ शी ग्रेशियसली थैंक्स दोज who help her, offering her own affections in the return। उसको रिटर्न में क्या देती है? रिटर्न में गिफ्ट नहीं देती कोई, रिटर्न में अफेक्शन देती है। ऑफरिंग हर ऑन अफेक्शंस इन रिटर्न एज गुड, बहुत अच्छा रिलेक्शन देती है, ग्रेटफुल होकर थैंक्स बोलती है। तो इसीलिए दूसरा व्यक्ति जो है वो पल्साटिला की ना चाहते हुए भी हेल्प करने को मजबूर हो जाता है।
दैट इज़ वाई इसको हमने सेल्फिश भी लिखा है। सेल्फिश एक्सपेक्ट अदर्स टू केयर फॉर हर कंडीशंस। अब अगर आपने पल्साटिला को भूल कर भी जवाब दे दिया कि मैं तेरा काम नहीं करूँगा, अगर मान लीजिए आगे से कोई पर्सनैलिटी ईगो वाली आ गई, आगे से कोई ऐसे ही उसका ऑरा मेल नहीं खाता पल्साटिला से, तो उसने काम नहीं किया, तो वहाँ पर पल्साटिला का दूसरा शेड आता है फील्स अनअप्रिशिएटेड। वहाँ पर जेलसी आती है कि यार इसने मेरा काम क्यों नहीं किया। पल्साटिला जेलसी में भी है ना, तो जो उसका काम नहीं करते, जो उसकी बात नहीं सुनते, तो वहाँ पर वो नेगेटिव फीलिंग में आती है। तो वहाँ पर फिर उसको ग्रीडीनेस भी आ जाती है। पल्साटिला ग्रीडी भी है, फिर स्वीटनेस खत्म हो जाती है, फिर ग्रीडीनेस आ जाती है। वांट्स टू हैव एवरीथिंग फॉर हेल्थ सेल्फ। डॉक्टर हैनेमन ने मटीरिया मेडिका प्यूरा में लिखा है यार, ग्रीडी मटीरिया मेडिका प्यूरा में लिखा है। क्यों लिखा है? ग्रीडी तब होती है जब उसे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती, तो उसके अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। जब आपको कोई चीज़ नहीं ना मिलती तो आप उसके प्रति इनसिक्योर हो जाते हो कि अब मुझे वो मिलेगी नहीं, फिर आप चाहते हो कि वो मैं इकट्ठी कर लूँ, आप कहीं तरह से मिल जाए मुझे। तो सेल्फिश कैसे शेड आता है, अब मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे पल्साटिला सेल्फिश होती है। एक लेडी जिसको काम करने के लिए मिलता है, क्वालिफाइड है, घर में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो पल्साटिला की पर्सनैलिटी है, ध्यान से सुनिए, काम भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन वो पल्साटिला की पर्सनैलिटी है, तो वो जॉब नहीं करेगी। जॉब कर सकती है पर नहीं करेगी। क्यों? अरे मैंने तो घर ही रहना है, मैंने तो बच्चे ही देखने हैं, मैंने तो रसोई ही देखनी है। मैंने आपको बताया कि जो पल्साटिला की डिज़ायर्स होती हैं ना, वो कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिज़ायर नहीं होती। पल्साटिला इज़ नॉट एज एम्बिशियस एज नक्सवोमिका और एज सीपिया। तो उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, तो इसीलिए वो जॉब नहीं करती, वो पैसे के पीछे भागती नहीं। तो हमें वो लेडी सेल्फिश दिखाई पड़ती है। दिखाई पड़ना और सेल्फिश होना, इसमें बहुत फ़र्क है। और सेल्फिश एक ऐसा अक्षर है जो बदनाम ज़्यादा है लेकिन बुरा नहीं है। याद रखिए, सेल्फिश एक ऐसा वर्ड है जो बदनाम ज़्यादा है लेकिन बुरा नहीं है। एक मदर जो है वो अपने बच्चे के लिए सेल्फिश है, उसको पहले फीड देगी, बाकी बाद में सुनेगी। तो वो मदर चाहे सेल्फिश है, अपने बच्चे के लिए है, लेकिन बुरी नहीं है। तो सेल्फिश इज़ नॉट ऑलवेज बुरा। ओके, मेरी इंग्लिश यार आगे पीछे अक्षर हो जाते हैं, तो समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सेल्फिश बदनाम है लेकिन बुरा नहीं है। तो अब डिस्पाइट स्वीट, उसके पीछे सेल्फिश की मैंने आपको बता दिया कि कैसे वो सेल्फिश है। लेकिन सेल्फिश है लेकिन एग्रेसिव नहीं है। इवन व्हेन इरिटेबल शी इज़ नेवर एग्रेसिव। पल्साटिला कभी एग्रेसिव नहीं होती। याद रखना, जो भी पर्सनैलिटी एग्रेसिव है, गुस्से में चार बातें सुनाती है, वहाँ पे पल्साटिला को क्रॉस लगा देना है। उसको कभी भी पल्साटिला नहीं देनी। जो आर्गूमेंट करती है वो कभी भी पल्साटिला नहीं है, सिर्फ रोती है, आर्गूमेंट नहीं करती। अब मैं आपको पल्साटिला को काम में कैसे पकड़ना है, घर में कैसे पकड़ना है, पकड़ना इन द सेंस कि उसके शेड्स बंद हो जाएगा तो दोबारा, अब फिर बंद हो जाएगा तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। द वाइफ ऑफ एक्सीडिंगली डिमांडिंग हस्बैंड। अब हस्बैंड है तो हस्बैंड तो भाई हस्बैंड है, तो जिसका नाम ही हस्बैंड है वो एक्सीडिंगली डिमांडिंग है, ये आपको पता है यूजुअली। तो पल्साटिला को ऐसा हस्बैंड भी स्वीकार होता है। उसको भी वो कैसे टैकल करती है, माय डियर, जानू, माय लव,
कोई बात नहीं, आप जैसा कहते हो ऐसा कर लेंगे, आपको जो पसंद है वैसा कर लेंगे। तो यही एक कारण है कि हिंदुस्तान में जो स्त्रियां हैं, ज़्यादातर स्त्रियां पलसा टीला की हैं। आप सहमत हो मेरी बात से? आज तो थोड़ा बहुत चेंज आ गई है, लेकिन 10-20 साल पहले चले जाओ, अब हमारे टाइम में तो पलसा टीला नहीं है, तो हमारे टाइम से थोड़ा पहले चले जाओ तो ज़्यादातर स्त्रियां पलसा टीला हिंदुस्तान में थी। तो यही कारण है कि हिंदुस्तान में तलाक कम होते हैं, फॉरेन में तलाक ज़्यादा होते हैं, वहाँ स्त्रियां इवोल्यूट कर गई हैं। तो अभी यहाँ इवोल्यूट नहीं कि जहाँ पलसा टीला है वो एडजस्ट कर लेती हैं, तो तलाक कम होते हैं, नहीं तो जो हस्बैंड है वो इवोल्यूट हो चुके हैं। तो एक मैंने ना एक बात नोट की थी मैरिज की, हैप्पी मैरिज की। हैप्पी मैरिज इज ड्यू टू वन ऑफ द स्पाउस बीइंग लार्जली पलसा टीला। ध्यान से सुनिए, हैप्पी मैरिज इज ड्यू टू वन ऑफ द स्पाउस बीइंग लार्जली पलसा टीला। देयर इज ए वेल नोन जोक अबाउट मैरिज in which one of the partners say my spouse makes our marriage possible but I make it worthwhile। तो इसको ऐसा समझें कि रंजू ने मैरिज को पॉसिबल बना रखा, इतने सालों से हम कट गए लेकिन मैंने वर्थवाइल बनाया, तो जो वर्थवाइल बनाएगा वो फास्फोरस होगा और जो मैरिज को सक्सेसफुल बनाएगी वो पलसा टीला होगी। तो ये एक आइडियम है, फ्राज है इंग्लिश में कि माई स्पाउस मेक्स और मैरिज पॉसिबल बट आई मेक द मैरिज वर्थ वाइल। तो ये फास्फोरस और पलसा टीला का कम्बिनेशन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट कम्बिनेशन होता है। और पलसा टीला हर कम्बिनेशन के साथ लग जाती है। पलसा टीला को सल्फर मिल जाए तो भी स्वीकार है, पलसा टीला को लाइको मिल जाए तो भी स्वीकार है, सलीशा मिल जाए तो भी। पलसा टीला को किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक रूब्रिक है यील्डिंग। यील्डिंग मीन्स इन एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो उसे हर चीज़ में उसको झुकना अच्छा लगता है, लेकिन उसका झुकना ही उसका हथियार है, उसका झुकना ही उसकी ताकत है। और ये एक ऐसी ताकत है, एक इंग्लिश में नॉवल है, उसमें ना दो वृक्ष आपस में बात करते हैं। एक वृक्ष है ओक का वृक्ष। ओक का वृक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बैच फ्लावर रेमेडी है ना ओक, तो वो उसको देते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। और एक बैम्बू का वृक्ष होता है जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या मलबेरी का होता है जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो दोनों वृक्ष आपस में बात करते हैं कि जब तूफान आता है तो होता क्या है। ऑलिव का वृक्ष टूट जाता है लेकिन बैम्बू का नहीं टूटता। उसका रीज़न है कि उसकी ताकत ही झुकना रहता है, और उसकी जो ताकत खड़े होने की है ऑलिव की, वही उसकी कमजोरी है। देखिए, दिस इज़ फैक्ट, दीज आर द फैक्ट्स, दीज आर स्पिरिचुअल फैक्ट्स। और होम्योपैथी इज़ वेरी, इतनी ब्यूटीफुल पैथी। किसी डॉक्टर के पास जाके आप ऐसा बोलोगे ना कि यार ये हमारी मेडिसिन है, हम लोग ऐसे इलाज करते हो, कहेगा यार पागल है तू, यार पागल हो गया, ऐसे भी कहीं इलाज होता है? ऐसे ही इलाज होता है, ऐसे ही इलाज करना चाहिए। ठीक है, तो पलसा टीला का झुकना जो होता है वो उसका एक बेस्ट हथियार होता है, और जो लोग झुकते नहीं हैं वो लोग टूट जाते हैं। अब पलसा टीला को जब डांट पड़ती है तो डांट में भी वो झुकती है। कैसे करेगी? डांट में वो आगे से माफ़ी मांगेगी। एक पलसा टीला का बच्चा है, हमारे घर में बच्चा है पलसा टीला का। आप बोलोगे कि सर आपके घर में कितने मेंबर हैं? सारे के सारा मटीरियल मेडिका आपके घर में है। हमारे घर में बच्चा है पलसा टीला का, दिया है मेरी, वो पलसा टीला है, टिपिकल पलसा टीला है। उसको डांट दो कि तुमने ये गलत किया है, तो वो उसका मनाने का तरीका है, वो आके हग करेगी। पापा मैं गंदा बच्चा हूँ, मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। तो आप ना फिर उसको बोलोगे नहीं बेटा तू गंदा बच्चा नहीं है। तो
उसके माफ़ी मांगने का तरीका, इतनी अच्छी से माफ़ी मांगेगी, इज एब्सोल्युटली डिवाइड ऑफ प्राइड। जरा भी ये नहीं कहेगी कि आपने मेरे को गलत डांटा, चाहे आपने उसको गलत ही क्यों ना डांटा हो, उसकी गलती ना भी हो फिर भी उसको डांट पड़ी, वो आगे से ये नहीं कहेगी कि पापा आपने मुझे क्यों डांटा, मैं तो गलत नहीं थी। नो, नेवर, कभी नहीं कहेगी, नेवर। शी इज डिवाइड ऑफ एनी प्राइड, डज नॉट बियर एनी ग्रज। ग्रज होती है ना कि मेरे को गलत हुआ, तो पल्साटिला को ग्रज कभी नहीं होगी। शी टेंड टू इन सच ए वे, बिहेव इन सच ए वे कि आके आके चिपक जाएगी और बोलेगी कि मैं गंदा बच्चा हूँ, मैं ही गलत हूँ, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर आप उसे माफ़ करोगे नहीं, अंदर से माफ़ी अपने आप निकल आएगी आपके अंदर से। तो पल्साटिला आपके अंदर से हर चीज़ ज़बरदस्ती पॉजिटिव चीज़ निकालने की क्षमता समाये हुए रहती है। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाई है गॉड ने, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाई है। ये मटीरिया मेडिका की टॉप 3 दवाइयों में मैंने इसीलिए लिखी है कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसी बच्चियाँ, आज भी ऐसी स्त्रियाँ, घर घर में, डॉक्टर कैंट ने लिखा है, जिस घर में बच्चियाँ हैं वहाँ पल्साटिला खेलती हुई आपको अवश्य दिखाई देंगी। अगर आपने कैंट पढ़ा है तो डॉक्टर साहब ने लिखा है ऐसा। और भारत में हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे कंट्री में आज भी स्त्रियां चंद्रमा की पर्सनैलिटी की हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे घर, हमारा समाज, हमारे परिवार अगर खड़े हैं तो ऐसी स्त्रियों के जो कमज़ोर होती हुई भी, जिसकी जड़ें कमज़ोर नहीं हैं, चाहे उसको कंधे की ज़रूरत है रोने के लिए, चाहे उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आज भी हमारी इस स्त्री के लिए उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसके सिर पर ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जो घर है वो चल रहा है। आप लोग मेरी बात से सहमत हो गए, मुझे उम्मीद है पूरी। मैं पल्साटिला नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती सहमत नहीं करवाऊँगा, लेकिन फैक्ट है कि ऐसा है। अब थोड़ा सा इसके, आप कोई क्वेश्चन पूछो यार, आप भी कुछ पूछो पल्साटिला के रिगार्डिंग, तब तक मैं और कुछ याद कर लेता हूँ। एनी क्वेश्चन? सर एक रोकरी है, प्लीजिंग डिजायर टू अदर्स। हाँ, तो पल्साटिला की थीम है यार, सभी को प्लीज करना, सभी को खुश रखना पल्साटिला की थीम है। लाइको और पल्साटिला बहुत क्लोज है, लाइको भी सभी को प्लीज करेगा। किसने पूछा ये क्वेश्चन? गोविंद जी ने। गोविंद जी, आपने लाइको की क्लास लगाई थी ना आपने? तो मैंने बताया था कि लाइकोपोडियम सभी को प्लीज करता है। मान लीजिए एक स्कूल का प्रिंसिपल है और बच्चे जाते हैं, सर हमारे प्लेग्राउंड में फुटबॉल नहीं है, तो लाइको का प्रिंसिपल बोलेगा कल ही लो। और नेक्स्ट वो दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा सर हमारे पास ना फुटबॉल खरीदने के लिए फंड्स नहीं है, तो हम फुटबॉल नहीं खरीद सकते, हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो कहेगा क्या ज़रूरत है खरीदने की यार, फुटबॉल खेलते रहने तो ऐसे ही। तो वो दोनों को प्लीज़ करेगा लाइकोपोडियम, लेकिन पल्साटिला ऐसा नहीं है। पल्साटिला प्लीज़ करेगा, अगर पैसे नहीं है वो कहेगा कोई बात नहीं भैया मैं दे देता हूँ, क्योंकि सिंपथी भी है पल्साटिला के पास। तो लाइको और पल्स ये दोनों ही दूसरों को प्लीज़ करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू दिस मेडिसिन। सर पल्साटिला जो है जैसे आगे कुछ सिचुएशन में जाके किसी और मेडिसिन में भी कन्वर्ट हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये किसने पूछा है? आवाज़ तो बड़ी प्यारी है पल्साटिला है। नवजोत। डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन आपने पूछ के बहुत, दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। करिए ज्वाइन, गॉड कनेक्टेड।
सभी लोग आ गए? रुक जाओ। खाली हो गया। म्यूट कर लेना अपना। दोबारा से स्वागत है पल्सर टीला में आपका। 2 बार हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए। इसको भी बंद करके दोबारा कोई बात नहीं, शुरू चल रहा है वो। आर यू विद मी? आर यू पीपल विद मी? कहाँ Yes, sir. यार मेरे को आइसोलेशन सी होने लगती है। वो फोटो तो दिखाओ सभी अपनी। अब कोई नज़र ही नहीं आ रहा मेरे को। वीडियो आ रहे हैं सभी की, डॉक्टर साहब की आ रही। चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ फिर। आ रहे हैं कुछ। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि पल्सर टीला किसी और पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज द क्वेश्चन ना? Yes, sir. तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए, आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर सम रेमेडीज विच कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, एंड पल्सर इज वन ऑफ दैट रेमेडी विच कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। पल्सर कभी भी चेंज नहीं होती। मैंने बहुत गहनाई से इसको ऐसा स्टडी किया है, क्योंकि जब भी हम मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं बहुत दवाइयों में। जैसे मैंने लैक्सिस पढ़ाई थी, तो लैक्सिस में कहाँ बदलाखोर, कहाँ नुकसान पहुंचाना और कहाँ रिलीजियस हो जाना, कहाँ तपस्या करने बैठना, मैं भी आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। लेकिन पल्सर टीला में चेंजेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती। पल्सर टीला स्वीट, डिपेंडेंस और अफेक्शनेट रहती ही रहती है। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर इसमें दिखाई देते भी हैं तो वो दिखाई देते हैं, होते नहीं हैं। फिर भी आपके मन में कुछ है तो मुझे आप बता दो। अगर आप कुछ और आपके मन में कोई शंका है तो इसको लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। ये इतनी एवोल्यूशन So, नहीं है। negative thoughts कैसे मतलब? नहीं, नेगेटिव थॉट्स पल्सर टीला में बहुत सिर्फ नेगेटिव थॉट तब आते हैं जब उसको सपोर्ट नहीं मिलती। उसकी आत्मा की खुराक है, पल्सर टीला की आत्मा की एक खुराक है, उसे कोई चाहिए। किस लिए चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। वो बोलेगी कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। और वो क्लिंगिंग में पड़ी है। क्लिंगिंग क्या है? किसी के साथ चिपक जाना। जस्ट एज आईवी कैन नॉट ग्रो विदाउट क्लिंगिंग टू ए वॉल और ए ट्री। आईवी प्लांट होता है ना, तो उसको ग्रो करने के लिए एक प्लांट, एक वृक्ष चाहिए, एक दीवार चाहिए। तो जस्ट एज आईवी कैन नॉट ग्रो विदाउट क्लिंगिंग टू ए वॉल और ए ट्री, तो सिमिलरली पल्सर टीला को भी कोई चाहिए। सम प्रोमिनेंट फियर्स रिलेटेड टू लॉनलीनेस, उसको नेगेटिव होता है, मैं अकेली ना रह जाऊं। फॉरसेकन फीलिंग में चले जाती है। फॉरसेकिंग में होती है कि मेरा कोई कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कोई काम आने वाला ही ना हो। घर में अकेली नहीं रह सकती। बच्चा है तो वो पब्लिक प्लेस पर मदर की उंगली नहीं छोड़ेगा, ऐसे चिपकेगा जैसे गम लगी होती है। और ये चीज उसकी सारी उम्र में रहती ही रहती है। एज द चाइल्ड ग्रोज इनटू एडोलेसेंस, डिपेंडेंस begins टू बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फैमिली। अब वो परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, बट टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। अब जब वो जवान हो गई, एडोलेसेंस पे आ गई, तो उसको अब सपोर्ट परिवार की नहीं चाहिए, थोड़ी इवोल्यूट हो गई है, अब उसको ऑपोजिट सेक्स की सपोर्ट चाहिए। पल्सर टीला इज अट्रैक्टिव टू मैन। लिसन केयरफुली, पल्सर टीला इज वेरी अट्रैक्टिव टू मैन। अरे बंदे, डॉक्टर सुभाष जी आप चलो आपको नहीं बोलता मैं, और कौन है ग्रुप में भाई? कोई अभिषेक, अभिषेक कैसे हो डॉक्टर साहब? अभिषेक मेरे को बात बताओ, आपको पल्सर टीला जैसी स्त्री चाहिए कि नहीं चाहिए? ओ इतनी सोच। मैं थोड़ा खुद ही पल्सर और सीधा बच्चा लगता हूँ। मेरे को यही कहते हैं, मैं
पल्सीटिला ठीक है, चाहिए, ठीक, गल्गेरिया चुप से। दुनिया में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, बशर्ते कि वो पुरुष होना चाहिए, स्त्री नहीं। जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकली अगर आप पुरुष हो तो आप पुरुष हो। आपने बोल ही दिया कि मैं पल्साटिला खुद ही हूँ, ठीक है। तो अगर भैया मेरे को मिल जाए तो मेरे को तो पल्साटिला चाहिए, गुस्सा मत करना यार। तो जैसे ही पल्साटिला जवान होती है तो जो ऑपोजिट सेक्स है, जो आदमी है, वो उसके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि पल्साटिला हाईली फेमिनाइन पर्सनैलिटी है। ध्यान से सुनिए, एक पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को एक स्त्री चाहिए, है ना। तो स्त्री मीन्स फेमिनाइन पर्सनैलिटी चाहिए। तो हाईली फेमिनाइन पर्सनैलिटी इज पल्साटिला। दैट इज वाई कि जो पल्साटिला की तरफ आदमी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और पल्साटिला भी, क्योंकि उसे मर्द चाहिए, तो वो दूसरे के रिलेशनशिप में जल्दी चले जाती है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आदमी भी पल्साटिला के होते हैं हु नीड सपोर्ट ऑफ वुमेन। मैंने वो एक पिक्चर का बताया था ना, राज कपूर की मेरा नाम जोकर, तो वो कितनी औरतों के पीछे भागता है। तो वहाँ पर तो चलो वो फास्फोरस इंस्टिंक्ट है, दैट वाज नॉट पल्साटिला। लेकिन इसी तरह अगर आप देखोगे पिक्चर्स में भी कई में, अगर एक हीरो है, उसकी हीरोइन, उसकी महबूबा उसको छोड़ देती है तो दूसरी मिल जाती है, दूसरी के साथ उसके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, वो पल्साटिला का करैक्टर होता है। सच डिपेंडेंस ऑन द ऑपोजिट सेक्स इज नो फीमेल मोनोपोली। ये कोई मोनोपोली नहीं है ऑपोजिट की। डॉक्टर बीना, आपकी शक्ल कैसे हो गई डॉक्टर साहब? अच्छा, ये उनका बेटा है मेरा ख्याल। आप देखोगे नहीं। अच्छा, वो मैंने सोचा वो बदल गए कहीं। तो पल्साटिला के बारे में हम अब एक लास्ट में आपको और बात बताना चाहता हूँ, कैसे पकड़ना है पल्साटिला को। फ्री टाइम जब आपको फ्री टाइम मिले और आपके पास पैसे भी हों खर्चने के लिए, फ्री टाइम भी हो, तो आप क्या करना चाहोगे? अब मैं बताता हूँ कि कौन सी पर्सनैलिटी जेब में पैसे डालने के बाद फ्री टाइम में क्या करेगी, तब आपको पल्साटिला और क्लियर हो जाएगी। अगर वो लैकेसिस है तो आपको जवाब देगी कि मैं पैसे लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी, कपड़े खरीदूंगी। लैक्सिस का इंस्टिंक्ट होता है पैसे खर्चना, उसके पास जब मनी होती है ना तो वो शॉपिंग, कपड़े खरीदना ऐसे उसको पसंद होता है। अगर फास्फोरस के पास पैसा है और टाइम है तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं थिएटर जाऊंगा, मैं ओपेरा जाऊंगा। अगर आप नेट्रोम्यूर हो और आप के पास पैसे हैं और आपके पास एक हफ्ते की छुट्टी है, तो आप क्या करोगे? तो नेट्रोम्यूर बोलेगा मैं अपने पुराने दोस्त के पास, वो राजस्थान में रहता है, बहुत देर हो गई मिला नहीं कभी, अभी छुट्टियां हैं, वो भी फ्री होगा, तो वहाँ जाऊँगा पुराने दोस्त को मिलने, और एक वहाँ पे ना एक कॉटेज बुक करवाऊँगा और हम लोग फैमिली के साथ वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। दिस इज नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर को क्लोज रिलेशनशिप, पुराने मित्र, तो ऐसी चीज़ें चाहिए। तो आर्सेनिक के पास पैसे हैं और एक हफ्ते का टाइम है, तो वो बोलेगा मैं तो घर में रहूँगा, एक पेंटिंग बनाऊँगा, घर की साफ सफाई करूँगा और म्यूज़िक सुनूँगा। और अगर आप मिडोरिनम की पर्सनैलिटी हो, डॉक्टर सुनीता आपने मिडोरिनम बोला था ना कराने को, कौन बोलता था सर आप मिडोरिनम लीजिए? तो मिडोरिनम बोलेगा कि मेरे पास पैसे हो और टाइम हो तो मैं हमेशा समुद्र के किनारे जाना पसंद करूँगा और समुद्र के किनारे कुछ टाइम अपना बिताऊँगा। इतनी इच्छा होती है समुद्र की बीटों को। अब हम आते हैं अपनी दवाई के ऊपर, आज की दवाई के ऊपर, पल्साटिला। पल्साटिला के पास पैसे हैं और उसके पास समय भी है, तो शी जस्ट विजिट हर फ्रेंड्स देन सर्च अराउंड फॉर समथिंग एल्स शी वुड लाइक टू डू। पहले वो अपने मित्र
ऐसे मित्र नहीं जो नेट्रम्यूर हैं, जो पुराना कोई पुराना बिछड़ा हुआ, ऐसा नहीं, जो उसके आसपास हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसको कंपनी देते हैं, क्योंकि वो अकेली कभी भी नहीं रह सकती। तो पल्साटीला के पास जब भी टाइम होगा तो वो अपने फ्रेंड्स के पास जाके टाइम स्पेंड करने में ही ज़्यादा प्रेफर करेगी। तो कौन सी पर्सनैलिटी खाली समय में क्या करेगी, पैसे को क्या करेगी, दूसरों के किस तरह के लोगों को ढूंढेगी, किस तरह से एक्ट करेगी, ये एक ऐसी साइंस है हमारी होम्योपैथी। अगर हम ये चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर हम हजारों में से भी एक को ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो पल्साटीला है, आप बोलोगे कि सर ये पल्साटीला कंप्लीट है, तो मैं बोलूँगा कि इस दुनिया में कंप्लीट तो सिर्फ परमात्मा है, उसके अलावा सारा कुछ अनकम्प्लीट है। तो जो मैंने आपको पल्साटीला आज करवाई है ये भी अनकम्प्लीट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको कराने का प्रयास किया। इसमें मैंने फिजिकल बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। अब लास्ट में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, पल्साटीला इन रिलेशन टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो, नई चीज़ है आप लोगों के लिए। यस सर। सर जस्ट एक्सक्यूज मी, ये अभी आपने जो बताया पैसे हैं और वो सब, तो नेट्रम्यूर और पल्स में क्या डिफरेंस? दोनों ही फ्रेंड्स को ढूंढ रहे हैं, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पल्साटीला की फ्रेंडशिप और जो नेट्रम्यूर की फ्रेंडशिप है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। नेट्रम्यूर का एक ही फ्रेंड होता है लेकिन वो रिलायबल होता है। पल्साटीला के 100 फ्रेंड्स होते हैं लेकिन वो सारे के सारे हरामी होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। तो वो अपने जो बिल्कुल नए मित्र हैं, क्लोज हैं, कोई आज बना है, कोई परसों बना है, जो भी बाद में बना है मित्र उसका, पल्साटीला को आपने दूध पीना है कि चाय पीनी है, तो आप बोलोगे चाय पीनी है। चाय पीनी है कि दूध पीना है, तो आप बोलोगे दूध पीना है। तो पल्साटीला के जो फ्रेंड्स हैं वो होते हैं जो बाद में बने हैं, लेटेस्ट फ्रेंड्स के बाद जाती है। तो नेट्रम्यूर जो होता है वो लेटेस्ट को नहीं, वो कह लेगा ओल्ड इज गोल्ड। दोनों में बहुत फ़र्क है। और आई वुड लाइक टू टीच नेट्रम्यूर इन माई नेक्स्ट क्लास इफ़ यू पीपल एग्री, क्योंकि नेट्रम्यूर एक ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर आपने वो नहीं सीखी तो समझ लीजिए कि मतलब अगर टॉप 4 दवाइयाँ हैं तो 4th नंबर पर पल्स के बाद नेट्रम्यूर ही आती है। तो आई वुड लाइक टू टीच यू नेट्रम्यूर इन माई नेक्स्ट कमिंग लेक्चर इफ़ यू पीपल वुड लाइक टू ज्वाइन। सर एक चीज पूछनी थी, लाइफ कोर्स हेल्पर में आपने बताया था कि व्यक्ति डोमिनेंट होता है और उसमें पल्साटीला वो कहता है कि सर रो कर अपना मतलब सपोर्ट चाहेगा। ऐसे आपने उस वक्त नेट्रम्यूर में क्या बताया था कि वो पेशेंट कैसा रहेगा जब वो मतलब? भैया नेट्रम्यूर तो दूसरों को सपोर्ट देगा। नेट्रम्यूर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपके साथ दुख दर्द में खड़ी है। जो मोस्ट फेथफुल पर्सनैलिटी है ना ये हमारे मटीरिया मेडिका की, वो नेट्रम्यूर है। वो चाहेगा नहीं, वो देने का। हाँ जी। सर दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिंगीनेस ऑफ पल्साटीला एंड कल्केरिया का, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पल्साटीला सलीशिया कैसे और कब बनती है? अगर आप मर्फी का मटीरिया मेडिका पढ़ो और उसकी लास्ट लाइन देखो पल्साटीला में, तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि पल्साटीला के बाद सलीशिया देनी है, और उन्होंने ये लिखा है कि सलीशिया के बाद पल्साटीला देनी है। अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ कैसे। सलीशिया, पहले तो ये बताइए कि आपने सलीशिया का लेक्चर अटेंड किया था? यस सर। ओके, तब तो मैं डिज़र्व करता हूँ आपको आंसर देना। सलीशिया में रेजिलियंसी एक होती है ज़्यादा, उसके भीतर एक तरह की हार्डनेस होती है जिसकी वजह से उसके जो आइडियाज़ हैं वो रिजिड हो जाते हैं, वो स्टिफ हो जाती है। वो कहती है कि जो मैंने सोचा है वैसा ही करना है, जिद्दी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद है ना सलीशिया? तो जब कोई व्यक्ति अपनी एक लिमिट पार कर जाता है और वो पैथोलॉजिकल लेवल पर आ जाता है तो उसे अब ढल के नॉर्मल पर आना पड़ता है, नहीं तो वो बीमारी है।
अब रिजिडनेस जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो बीमारी है। मैंने आपको बताया था एक सरफेस है, उस सरफेस पर एक चीज़ नॉर्मल है, उसके ऊपर भी बीमारी है और उसके नीचे भी बीमारी है। तो जब ज़्यादा आप रिजिड हो जाओगे तो आपको ढलना पड़ेगा, आपको यील्डिंग पे आना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा, तभी आप ठीक होगे। तो ऐसी अवस्था में सिलिशिया के बाद पल्साटिला आ जाएगी। समझ गए ना? और अब जब आप ज़्यादा ही झुक गए, और ये जो दुनिया है ना, ये झुके हुए को ठोकर मारती है, ये झुके हुए को समझती है कि ये डरपोक है। हालांकि पल्साटिला वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सनैलिटी ऐसी है जो पल्साटिला को समझती है कि ये मेरे आगे झुक गई, पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज़ है, तो तब पल्साटिला को सिलिशिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी उसको। तो मैंने पहले बोला है कि 3 दवाइयाँ, पल्स, सिलिशिया और एंटिम क्रूड, इन तीनों को मून रेगुलेट करता है। अभी आपने बहुत अच्छे समय पर सवाल पूछा है ये, मैं अभी आपको आगे कुछ मून के रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन उससे पहले? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं? डॉक्टर शरण? सर अगर पल्सटिला ट्रेट्स हो मगर शी बियर्स ग्रजेस एंड मतलब ये जैसे आपने बोला कि अपने पेरेंट्स से कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती नहीं है, मेरी क्या गलती थी, तो वो ऐसे उनको क्वेश्चन करे कि मतलब बोले कि मेरी गलती नहीं थी, या ऐसे वापस से सवाल करे, तो उसके अंदर मतलब हम क्या रेमेडी सोचेंगे, या फिर क्या पल्सटिला ग्रज भी होल्ड कर सकती है कभी? जो उसका ग्रज होता है ना, उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है ना, वो चाइल्डिश होता है। अगर वो ग्रज करेगी भी ना, तो उसको आप देखकर उसको ग्रज नहीं मानेंगे। इसको आप ऐसा समझो ना कि कई बार आप शब्द कुछ बोलते हो और उन शब्दों के पीछे भाव कुछ रहता है। एक माँ बोलती पंजाबी में ना, एक हमारे जब हम छोटे थे तो जो हमारी मदर्स हैं वो हमको गालियाँ निकालती थी, मोया मर जाना। मोया मर जाना पंजाबी की एक गाली है। डॉक्टर सुभाष जी आप जानते होंगे ना। तो आज भी मदर्स अपने बच्चों को बोल देती हैं कि मोया तुम मर जा कहीं, जा मर जा कहीं जाके, बोलते हैं ना। तो वो जा मर जा कहीं जाके, वो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि माँ बोलती है कि जा मर जा तू कहीं जाके। तो पल्साटिला की अगर ग्रज होती भी है ना, तो वो ऐसी ग्रज होती है जा मर जा कहीं जाके, जैसे अब माँ अपने बच्चे को बोलती है। तो उसमें आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ये इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका भाव ये नहीं है। बोलने का तरीका ग्रजेस वो की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है पल्सटिला में। ये हाँ कहना हाँ चाहते हैं हाँ कि हाँ, मोया मर जाए, वो मतलब वो करना वो नहीं है, बट वो उसके अंदर कोई डिजायर भी नहीं आती, बस वो इंटेंसिटी ऐसे वो ऐसे बोल दिया जाता है। यस यस, हाँ आवाज़ नहीं आई आपकी, समझा नहीं मैं। सर आपने बोला ना कि वो चेंजेबिलिटी है इसलिए वो सस्टेन कर लेती है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ है सर? झुकने में जो आप बता रहे हैं उसका रूट्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो मींस रूट स्ट्रांग माने उसका झुकना वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो बता रहे हो आप? हाँ यस, झुकना उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आपका रूट स्ट्रांग होगा तभी आप झुक पाओगे ना। झुक के फिर खड़ी भी होती है, ऐसा ही नहीं है कि वो झुकी रहती है। जब उसका मीनिंग सॉर्ट आउट हो जाता है पल्साटिला का, जब वो रोने के बाद उसे एमिलियोरेशन मिलती है, उसे झुकने के बाद एमिलियोरेशन मिलती है। वीपिंग क्राइंग के बाद वो आपके क्लिनिक पर जब पल्साटिला आती है, रोती हुई आती है, हंसती हुई जाती है। यार मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्लिनिक पे ना एक बार मेरी बदनामी हो गई। वो बदनामी ऐसे हो गई, मेरा पुराना क्लिनिक था छोटा सा, उसके सामने एक प्रिंटिंग प्रेस है और 2-3 करियाने की दुकानें हैं। वो भगवान की करनी ऐसी कि 1 महीना ना मेरे क्लिनिक पर पल्साटिला की बहुत पेशेंट आई। होता क्या था कि पेशेंट, एक ना आपने दोस्ताना फिल्म देखी, दोस्ताना, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की, उसमें ना एक सीन है कि अमजद खान खड़ा होता है तो लिफ्ट खुलती है, उसके बीच में बंदा एक जाता है, उसके बाद दोबारा लिफ्ट खुलती है, वो बंदा बूढ़ा होकर बाहर निकलता है। मतलब बंदा तो बदल गया, लेकिन वो कहता है यार ये मशीन बूढ़े बंदे करने वाली है, मैं इसके बीच में नहीं जाऊंगा। याद है सीन डॉक्टर साहब वो आपको? हाँ बरोबर है सर। तो मेरे क्लिनिक पर क्या होता था कि लेडीज आती, रिक्शा पे उतरती, बनी ठनी मेकअप किया होता, और अंदर आती, आधे घंटे बाद जब बाहर जाती तो सारा मेकअप ख़राब होता, आंसुओं से सारा बाल बूल भी इधर उधर होते।
तो मेरी आवाज़ नहीं जा रही? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है। यस सर, आ रही है। तो एक दिन क्या हुआ, सामने करियाने वाला ना मेरे पास आ गया, कहता डॉक्टर साहब आपसे ना एक बात करनी है। बोलो। यार लोग बातें बहुत करते हैं आपके बारे में। क्या बातें करते? कहते जो भी लेडी आती है आपके क्लिनिक पे वो बड़ी ठीक ठाक आती है, आधे घंटे बाद बाहर निकलती है और हाथ में रुमाल पकड़ा होता है, रोती होती है, रक्षा में बैठती चले जाती है। डॉक्टर साहब आपके क्लिनिक पे चल क्या रहा है आजकल? तो वो जो सिचुएशन है कि पल्साटिला जब भी आपके पास आएगी वो रोती हो जाएगी, हंसती हो जाएगी और रोती हो जाएगी, लेकिन उसका जो रोना है वो उसको अमेलियोरेशन देता है। उसकी जो अंदर की नेगेटिविटी है वो सारी की सारी रोने से ख़त्म हो जाती है। तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग ना होती तो दोबारा अपने आप को गेन नहीं कर पाती, वीपिंग के बाद अमेलियोरेशन नहीं हो पाती उसकी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, आपने वॉन्डरिंग पेन या शिफ्टिंग पेन के बारे में काली बाई का स्पॉटी पेन बताया, तो लैग कैनिनम का क्या है? लैग कैनिनम में जो पेन की डायरेक्शन है ना वो ए से बी और बी से ए रहती है, मतलब एक पॉइंट पे दूसरे से और एग्जैक्टली फिर दूसरे पे आती है, एग्जैक्टली फिर पहले पे आती है, मतलब दो जगह पे शिफ्ट करती रहती है लैग कैन की पेन। और ट्यूबरकुलिनम की? ट्यूबरकुलिनम हम तब देते हैं जब ये दवाइयों को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। जब आपने ट्यूबरकुलिनम नहीं देनी अनलेस एंड अनटिल वो इंडिकेटेड है। इसके बाद में इंटरकरेंट देते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि वो मियाज़मेटिक में आ जाती है। वैसे ट्यूबरकुलिनम की पर्सनैलिटी भी बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है, कराऊंगा वो भी अगर समय लगे। तो अब ध्यान से सुनिए पल्साटिला के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट। एंटीमक्रूट के इंटायरली डिफरेंट ड्रग पिक्चर है। उसकी पल्साटिला के साथ रिलेशनशिप सिर्फ इतना है कि उसको मून सिग्निफाई करता है। वो मैं वही उसी बात पर आ रहा हूँ। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग 1 साल से लगभग कर रहे हैं और इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ और आपने वो टिप्स आजमानी है, करके देखनी है। आपको ठीक लगे तो आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले बात ध्यान से सुनिए। मून जो है ये मदर का सिग्निफिकेटर है। मून मदर का सिग्निफिकेटर है। याद रखिए जब भी पल्साटिला बीमार होती है, आपके पेशेंट पल्साटिला है और टिपिकल पल्साटिला है और वो बीमार है, बहुत मुसीबत में है, उसे बहुत कष्ट है, याद रखिए उस समय उसकी मदर भी कष्ट में होगी, चाहे शारीरिक तौर पर, चाहे सोशल तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर। जब भी पल्साटिला बीमार होगी उसकी मदर भी बीमार होगी। कहाँ तक पहुँच गए भैया हम लोग होम्योपैथी में, और ये फैक्ट है, इसको आजमाइए। मैंने देखा है इग्निशिया में बहुत बार वेरीफाई किया है। इग्निशिया जब भी प्रॉब्लम में होगा, जहाँ होगी, तो उसकी सिस्टर भी, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर हो उससे, वो भी प्रॉब्लम में होगी। क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट किसी को ख़राब करता है ना, तो वो पूरा करता है। मदर, मून मीन्स मदर, और पल्साटिला का सिग्निफिकेटर मून है। तो अगर पल्साटिला परेशानी में है तो मदर भी परेशानी में होगी। नंबर 2, मून इज सिग्निफिकेटर ऑफ वाटर इन द अर्थ। हमारे जो भी काम हैं, हम लोग जो भी कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता है। आप लोग एग्री करते हो। याद रखिए पल्साटिला जब भी बीमार होगी उसको पूछिए कहीं ना कहीं वो पानी को वेस्ट तो नहीं कर रही, उसके घर में पानी की टूटी टिपक टिपक करके लीक तो नहीं कर रही, या जाने अनजाने में पानी तो नहीं बह रहा। तो जब भी आप पानी को खराब करोगे, प्रकृति का नुकसान है ना पानी का खराब होना। आप पानी को जब खराब करोगे तो आपका मून खराब हो जाएगा।
तो अगर आप पल्साटिला पर्सनैलिटी को के पर्सन हो या आपकी पेशेंट है जो पल्साटिला की पर्सनैलिटी की पेशेंट है, अगर वो पानी को यूज़ कर रही है या उसके घर में पानी की वेस्टेज हो रही है, आप उसको पूछिएगा और उसको रोकिएगा कि पानी की वेस्टेज नहीं करनी, फिर आपकी पल्साटिला जल्दी एक्ट करेगी। ये 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मैंने सोचा था कि आपको बताऊंगा ये 2 पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मून इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ पल्साटिला एंड मून इज मदर। whenever pulsatilla is ill or sick or in a very bad position in a trouble, or there are chances that her mother will also be at trouble। ठीक है, ये आप बात थोड़ा सा कंफर्म करना, हमें नई चीज़ सोचने का मैंने आपको एक क्लू दिया है। और मुझे आशा है कि ये जो पल्साटिला आप मेरे से पहले भी जानते थे, और जो पॉइंट्स मैंने आपको पल्साटिला के बारे में बताने का प्रयास किया है, कन्वे किया है, आपको पसंद आए होंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपना समय व्यर्थ किया या आपने अपनी फीस व्यर्थ की। तो आपको कुछ ना कुछ वर्थफुल ज़रूर मिलेगा इस लेक्चर में। और मेरा जो लेक्चर है ये व्हाट्सएप पे इसी ग्रुप में, पल्साटिला ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप लोग इसको बार बार सुन सकते हो, आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि अगर मटीरिया मेडिका की ऐसी ही क्लासेस आप लोग लगाना चाहते हो तो एटलीस्ट 50 लोग मुझे चाहिए, तभी क्लासेस हो पाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास नेट्राम्यूर अगर आप लोग चाहोगे तब, और कोई भी क्वारी है अभी 5 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ नए लोग हैं मेरे साथ, आज पहली बार जुड़े हैं। डॉक्टर शरण, आपने फर्स्ट टाइम आए हो ना? आपने फास्फोरस, लाइको, लैकिसिस वो मिस किया है। चलो, आई होप कि आपने पल्साटिला को एंजॉय किया होगा। तो एनी क्वेश्चन? मिल जाएगी, वो डॉक्टर रंजू को आप पूछ लेना, सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पल्साटिला? हाँ जी। सर अगर पल्साटिला वुमेन का कोई चाइल्ड बीमार है घर पे, तो सर वो कैसे रिएक्ट करेगी उस सिचुएशन में? तो पल्साटिला इज ए यूनिवर्सल मदर, तो जैसे मदर करती है ऐसे ही करेगी, कुछ खास नहीं है इसमें। सर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्लिंगीनेस ऑफ कैलकेरिया कार्ब एंड पल्साटिला। हाँ, यस, ये क्वेश्चन आपका जेन्युइन है। कैलकेरिया कार्ब की क्लिंगिंग और पल्साटिला की क्लिंगिंग में एक फ़र्क होता है। बेसिकली कैलकेरिया कार्ब क्या है? कैलकेरिया कार्ब एक शेल है, अंडे का जो बाहर वाला खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो क्लिंगिंग वो इस करके होती है कैलकेरिया में कि उसे एक शेल्टर चाहिए। शेल्टर क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसको हम शेल्टर बोलते हैं। लेकिन पल्साटिला को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। मुझे तो तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकेरिया कार्ब एंड पल्साटिला। वेरी नाइस सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। आपने थैंक्स भी बहुत अच्छे तरीके से किया। अगली बार क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको जरूर दूंगा। सर कैलीज के अंदर भी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड बहुत रिजर्व रहते हैं, जब फैमिली से रिलेटेड उनकी सारी फीलिंग्स होती हैं। तो पल्स और कैली कार्ब या कैली सर को कैसे differentiate? बेटा दैट इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज काली जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में और इमोशन में बहुत फ़र्क होता है। काली जो अपना काम करती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर करती है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं फ़ादर हूँ और मैं एक अच्छा फ़ादर हूँ, तो मैंने अपने बच्चों की केयर करनी है। दिस इज़ काली। पल्स इज़ नॉट लाइक दैट। पल्स तो बहुत नीचे, अभी उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत इवोल्यूट ही नहीं है। पल्स बहुत प्रिमिटिव है, पुरानी है।
अभी वो इस दुनिया में, इस समाज की जो आज की औरत है, वहाँ तक पल्स नहीं पहुँची, और परमात्मा करे कि ना पहुँचे तो अच्छा है। चलो अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, और आज हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ करना, रंजू कुछ बोलना चाहती? एब्जेक्टिव क्लासेस का वो, हाँ बोलो जी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आज की पल्साटीला क्लास में आपने खूब एंजॉय किया। तो मैं आपको यस मैम। एक ना, हमने अभी लास्ट वीक एडजेक्टिव क्लासेस के बारे में बताया था। तो वो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर तो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी जने हैं, तो फिर तो हम स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि उसको हम अभी नहीं करेंगे। क्योंकि एडजेक्टिव एक ऐसी चीज़ है, जब भी हम किसी दवाई को पकड़ते हैं ना, तो जब तक हमें एडजेक्टिव रूब्रिक्स की समझ नहीं है, और डॉक्टर साहब यकीन मानिए एडजेक्टिव में इतनी जल्दी रिजल्ट आते हैं। मेरे पास ना कल मेरे को एक फ़ोन आया गोवा से, शायद लंबी क्लास टाइम नहीं है। कितने 2-3 मिनट हैं हमारे पास। तो द लेडी वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, तो बहुत बुरी हालत में, और मैंने उसका केस लिया और मैंने उसके एडजेक्टिव ढूंढे किसी केस में कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है। आई प्रेस्क्राइब्ड हर सीपिया, और आज दोपहर को उसका फ़ोन आया कि मैंने अपनी बेटी का केस टेकिंग करवाना है, और आई एम एब्सोल्युटली फाइन, और आई नेवर एक्सपेक्ट कि विद इन 24 आवर्स, इवन 24 आवर्स भी नहीं हुए, और कोविड के इतने भयंकर लक्षण थे, वो सारे के सारे मतलब इमीडिएटली लीव कर गए। क्योंकि होम्योपैथी बेसिकली इलाज हम रोगी का करते हैं, तो रोगी को समझने के लिए एडजेक्टिव रूब्रिक की समझ होना ज़रूरी है। और अगर परमात्मा ने चाहा तो मैं जल्दी आपको एडजेक्टिव रूब्रिक की छोटी सी रिपर्टरी भी देने वाला हूँ, जिसमें सीधी आप बात करो और सीधी दवाई निकालो, और उसी में से दो और पेशेंट इमीडिएटली ठीक। तो वो एडजेक्टिव रूब्रिक्स की हम लोग 10, 12 या 15 क्लासेस भी मैंने सोची थी, 15 क्लासेस करेंगे। लेकिन वो पॉसिबल तब भी होगा जब आप लोग थर्स्टी हो गए, आप लोगों को इच्छा होगी सीखने की। टीचर तभी उपलब्ध होता है जब स्टूडेंट उपलब्ध होता है। तो आप लोग आगे मोटिवेट कीजिए नए स्टूडेंट्स को। वो मुझे पर्सनल पे मैसेज हाँ। करते हैं ताकि पता लग जाए। हाँ, तो जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर दें, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितने के जने इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम इसको फिर आगे डिज़ाइन करें कि किस तरह से करवानी है ये क्लासेस। लेकिन दैट विल बी अल्टीमेट, दैट विल बी अल्टीमेट। लेकिन ये क्लासेस मतलब रियली वर्थफुल होंगी, आपको लगेगा कि भी वाकई हमने ये अगर लगाई हैं तो इसमें हमें कुछ मिला है। ठीक है मैडम, एडजेक्टिव क्या सिर्फ पाठक रेपर्टरी से ही है क्या? डॉक्टर साहब पाठक वाले तो सारे करेंगे ही, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाठक में नहीं है, तो वो भी मैं टच करूँगा, वो भी करूँगा टच। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। आज एक लेडी पेशेंट थी, उसने मेरे को बताया कि उसे अर्टिकेरिया है, साथ में कोविड भी है, और कोविड की दवाई खाने से अर्टिकेरिया और बढ़ गया। तो शी टोल्ड कि जैसे मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ना मैं कहीं आ सकती हूँ, ना मैं कहीं जा सकती हूँ, बच्चे भी बीमार हैं, उनको भी कोविड है, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, कमरे के भीतर बैठी हूँ, और अर्टिकेरिया के इतने इतने मोटे व्हील्स निकले हुए हैं, और लाइफ मेरी बर्बाद हो गई। आई सिलेक्टेड द रूब्रिक डूम्ड, DOOMED, ये एडजेक्टिव है। I selected the rubric doomed and I prescribed her. Second rubric was besides himself, agony, anguish, and I gave her stramonium. और उसके बाद शाम तक की उसके सिम्टम तो जो इतने भयंकर थे वो सबसाइड होने शुरू हो गए। तो डूम्ड रूब्रिक नहीं है हमारे उसमें। तो ऐसे कुछ रूब्रिक्स हैं जो मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पर्सनैलिटी ही होम्योपैथी है। मैंने 20 साल काम करके देख लिया है, और पहले तो मैंने सुना था कि इलाज रोगी का करते हैं, अब मुझे पता चला कि इलाज कैसे करते हैं रोगी का। अब मुझे कुछ कुछ समझ लगी है। तो कुछ कुछ समझ इसीलिए लगी है क्योंकि रिज़ल्ट आने लगे हैं, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अच्छी अर्निंग है मेरी। सिर्फ एक शौक़ है मेरा कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट 100-200 डॉक्टर्स बना दूं कि होम्योपैथी के प्रति जो मेरी परमात्मा ने जो मुझे बख्शा है, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अगली जनरेशन में चले जाए, हमारे यंगस्टर जो हैं वो सीख जाएं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास ऑलरेडी इतनी क्लाइंटेज है, तो उनके जो डिफ़िकल्ट केसेस हैं वो भी निकल जाएं, और वो तो बहुत जल्दी सीख लेंगे इस चीज़ को जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी शौक़ है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं करवाने को तैयार हूँ। लेकिन
मोटिवेट कीजिए, कुछ लोग हों तभी। ये नहीं है कि 5 तक 6 10 लोग हैं और मैं उसके लिए 2 2 3 3 घंटे अपना टाइम लगा रहा हूँ, तो वो मज़ा नहीं आता फिर। ठीक है, तो इसमें हमारे वो उसके तो सारे रहेंगे ही जितने भी हमारी पाठक रेपर्टरी में है, उसके पाठक वाले तो अलावा सारे रहेंगे, वो क्योंकि सारे ही रहेंगे। पाठक तो हम नहीं छोड़ सकते भाई, पाठक ने तो सब कुछ दिया है, दैट इज़ ग्रेट रिपर्टरी, उसके बिना तो कुछ बात ही नहीं है। तो डॉक्टर पाठक की सोल गाइड करती है मुझे, तो हम लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आज सब लोग सीरियस से हो गए यार थोड़ा सा। हाँ डॉक्टर साहब पूछिए 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 आपका क्वेश्चन। One Thank question. you, sir. You mean to say that the Pulsar patient will not usually require the second prescription? मुश्किल ही है डॉक्टर साहब, बार बार तो जरूरत पड़ती है। पल्साटिला की पेशेंट ना, डॉक्टर साहब आपने क्वेश्चन फिर बढ़िया पूछ लिया, एक्चुअली करूं कि आप मुझे छोड़ते ही नहीं हो। पल्साटिला की पेशेंट आपके पास लगातार ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी, उसको थोड़ा सा आराम आएगा वो छोड़ देगी, उसके बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएगी, चाहे आराम उसको पूरा है आपसे, लेकिन वो दूसरे के पास जाएगी, फिर उसे लगेगा वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छा है। साल बाद आपको फ़ोन आएगा, डॉक्टर साहब आपने जो मेरे को दवाई दी थी ना, मेरे को बहुत आराम आ गया था, डॉक्टर साहब मैंने ना फिर गलती कर दी, मैंने वो दवाई छोड़ दी। डॉक्टर साहब क्या आप मुझे दोबारा से अटेंड कर लोगे, अगर मैं आऊँगी तो क्या आप मेरी दोबारा से दवाई शुरू कर दोगे? तो आपको इतने प्यार से डॉक्टर साहब कोई बोलेगा तो फिर आप मना थोड़ी करोगे ना, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है आप मेरे पास आ जाओ, तो मैं आपकी दवाई दोबारा से शुरू कर देता हूँ। पल्साटिला दोबारा टिक कर दवाई नहीं खाती, वो एक बार आके रोएगी धोएगी, आपकी इमोशनल सपोर्ट ले लेगी, और वो सेल्फिश है, उसे जो चाहिए वो आपसे मिल गया, फिर वो अब गायब हो जाएगी। फिर वो गायब हो जाएगी, फिर तू कौन और मैं कौन। उसके बाद पल्साटिला बहुत समय बाद जब उसे दोबारा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, रंजू मेरे को पता क्या बोलती है, कहती है ये आती आपसे बातें करने के लिए, इसको दवाई की तो जरूरत ही नहीं है। रियली पल्साटिला को कई बार दवाई की जरूरत ही नहीं मिलती पड़ती, उसे कंधा ही काफ़ी होता है। वैसे मेरा कंधा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे दवाई देनी पड़ती है। डॉक्टर साहब आई थिंक कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मेरी इस मिल गया होगा आपको। मतलब पल्साटिला ऐसी पर्सनैलिटी है, वो रिलायबल नहीं है, वो जिसके एनीथिंग तो एल्स। एक बार Pulsar है patient, वो क्या हमेशा ही Pulsar रहेगा, कभी सेकंड में नहीं जाएगा? डॉक्टर साहब नहीं जाएगा, इवोल्यूट नहीं होता पल्साटिला का पेशेंट, सलीशिया तक तो जाएगा, लेकिन अगर बहुत मुश्किल है। एक एटम को चेंज करने के लिए डॉक्टर साहब कितनी फोर्स की ज़रूरत होती है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, एक एटम है उसकी स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करने की कितनी फोर्स चाहिए, अगर उतनी फोर्स लगती है प्रकृति की तरफ से, कोई ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं तो हो सकता है चेंज हो जाए। डॉक्टर साहब ये एक्चुअली एवोल्यूशन में जो पल्साटिला है ना, ये फर्स्ट सब क्लास में पड़ी है, तो इसको फर्स्ट सब क्लास से आगे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये अपनी वो छोड़ के तो कहीं और जाए। अच्छा, जो बहुत आगे दवाइयाँ तक जो जाना बहुत दवाइयाँ मुश्किल जो होता है। दवाइयाँ ऑलरेडी इवोल्यूट कर चुकी हैं ना, जैसे कैमोमिला है वो ऑलरेडी इवोल्यूट है, तो वो पिछली स्टेट पर तो जा सकती हैं। हाँ, जो बंदा आगे पढ़, अगर आपने 10वीं क्लास पास कर ली है तो आपको 9th का भी पता है, आपको 8th का भी पता है, आपको 6th का भी पता है, तो आप उसमें रमन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर गए ही नहीं हो कभी, आप वहीं पर हो, तो वहाँ जाना फिर पॉसिबल नहीं रहता। तो पल्साटिला भी प्रिमिटिव है, वो अगले जन्म में जाएगी, अभी नहीं जाएगी, वो नेक्स्ट लाइफ में जाएगी। हाँ, please throw some light on this homeopathy and astrology. I think so. Some homeopathic practitioners are, I think so, select the medicine, or it is some method for finding out, or it is some experience of the practitioners. मैं डॉक्टर साहब कराऊंगा आपको, जैसे मैंने आज आपको चंद्रमा की बात की है पल्साटिला की, तो मैं करवाऊंगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। होम्योपैथी एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, तो इसको पढ़ने के लिए भी बहुत सारी क्लासेस चाहिए, ताकि करना है तीसरा, चलो नहीं प्रॉपर वे ना एंड कर दो। करता हूँ। रिकॉर्डर भी दिया है।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ। लार्ज हो गई किताब लेक्चर भी नहीं आ नहीं रहा। जाना ना, एक मैंने घंटे आपको तो- कहा भी था उसको एक घंटे बंद तो कर बाद दो आया। थोड़ी देर बीच में। छोटा चले जाएगा। चलो इन्हें कर देंगे कुछ। ठीक है डॉक्टर साहब, अब विराम दें आज की क्लास को, 11 बज गए। यस सर। चलो जी, आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट परमात्मा ने चाहा तो नेट्रोम्यूर में मिलेंगे। तब तक के लिए, और अगर किसी को मैंने कोई टॉन्ट कर दी हो या कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए माफ़ी भाई। Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक Thank यू you, जी, sir. वेलकम Thank you, ma'am. वेलकम। Good night. गुड नाइट, बाय। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ 3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ। अठत्ती मिनट की एक घंटा 10 की 1 घंटा 48 मिनट। कितने देर का लेक्चर हो गया, कितने मिनट हो गए? आज तो बहुत लंबा सी, 2 घंटे के करीब हो गया आज। दवाई देनी है तो डॉक्टर पाठक ने लिखा है, जिस तरह से आप दरवाजे की खटखटाहट से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि कौन आया है, उसी तरह से माँ। एक सेकंड, मेरा रिकॉर्डिंग। जस्ट एज आईवी कैन नॉट ग्रो विद ना, राज की तरफ से परमात्मा पर आना पड़ता है, नहीं तो वो बीमारी है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? व्हाट्सएप पे शेयर नहीं होगी। चलो उधरों करो, फिर उधरों मेरे टैलीग्राम पे कर।